बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेरी गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सच सवेरा। मैं हूं आपकी मेज़बान महविश चौधरी। वीकेंड के बाद आप लोगों का वर्किंग डेज का आगाज़ हो चुका होगा, यकीनन हमारा भी हो चुका है। आज थोड़ी तबीयत नासाज है क्योंकि आप सबको पता है मौसम बदल रहा है, तो तकरीबन हर दूसरा बंदा ही बीमार दिखाई दे रहा है। तो अपने जो है वो हिफाजत करें, अपना ख्याल रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, क्योंकि बदलते मौसम के साथ हम इसको इंजॉय करना शुरू कर देते हैं, लेकिन अपनी एहतियात नहीं करते, ख्याल नहीं रखते। कुछ एहतियाती तदाबीर होती हैं हमारी हेल्थ से रिलेटेड, उनका हम ख्याल नहीं करते, तो यकीनन फिर हमें बीमार होना पड़ता है, बीमारियों का सामना करना पड़ता है। सो आप अपनी सेहत का भरपूर जो है वो ख्याल रखें, जान है तो जहाँ है। इसके साथ साथ आज मैं आपको ये बताना चाहूँगी, स्पेशली मैं अपने आज के ड्रेस के हवाले से बताना चाहूँगी जो कि एहसन शफीक का है, तो आप भी अपने खूबसूरत ड्रेसेस के साथ खूबसूरत दिन का आगाज़ कर सकते हैं। अब आती हूँ अपने आज के टॉपिक की तरफ, जो आज हमारा मौजू है जिस पे हम करने वाले हैं बात। जनाब, हम बात करते हैं एजुकेशन की। अच्छा, हमेशा से हम सुनते आ रहे हैं तालीम और तरबियत होना भी चाहिए, तालीम के साथ तरबियत भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिर्फ तरबियत होगी, तालीम नहीं होगी तो भी हमें अवेयरनेस नहीं होगी, हम चीज़ों के बारे में जान नहीं सकते। और अगर आजकल की हम बात करते हैं, असर हाज़िर की बात करें, मौजूदा दौर की बात करें, तो इतनी तेज़ी से हम तरक्की की जाने बढ़ रहे हैं कि आज जो चीज़ है वो कल हमें दिखाई नहीं देती, वो बदल चुकी होती है। तो जब ये कंडीशन, ये सिचुएशन होती है, तो फिर डेफिनेटली हमें हमारी तालीम पे भी फोकस करना चाहिए। लेकिन यहाँ मैं थोड़ा सा मायूसी का इजहार ज़रूर करूँगी, क्योंकि हम बात करते हैं 75 साल हो गए हमें आज़ाद हुए, लेकिन वही पुराना पैटर्न, वही पुरानी चीज़ें, वही पुराना थीम, वही पुरानी बुक्स, वही एजुकेशन सिस्टम। दुनिया कहाँ से कहाँ तक पहुँचती जा रही है, एजुकेशन कहाँ से कहाँ तक जा रही है, लोग तालीम के थ्रू कितनी तरक्की की जानिब बढ़ रहे हैं, किस तरह से उन्होंने अपने आप को मनवा लिया। लेकिन हम बात करते हैं अपने मुल्क पाकिस्तान की, अपने यहाँ के तालीमी निज़ाम की। बिज़नेस हमने इसको ज़रूर बना रखा है। देखा जाए, अगर मैं प्राइवेट सेक्टर्स की बात करूं, तो बच्चा एक स्टूडेंट नहीं है, हमारा तालिब इल्म नहीं है, वो हमारा क्लाइंट है, हमारा कस्टमर है। वाई? क्योंकि वो तो हमें बड़े बड़े जो है वो हैवी अमाउंट है फीसिस जो है वो पे कर रहे हैं। तो जब तालीमी मयार ये होगा, हमारे जो इदारे हैं उनका मयार ये होगा, तो फिर आप खुद देखें कि क्या हम इस एजुकेशन के साथ, इस तालीमी निज़ाम के साथ हम तरक्की की जानिब बढ़ सकेंगे? यकीनन नहीं बढ़ सकेंगे। फिर हमारा जो 75 सालों से हाल होता आ रहा है, अभी जो हो रहा है, आने वाले वक्तों में भी अल्लाह ना करे कि हमारा यही हाल रहे। तो यकीनन ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है, लम्हा फ़िक्र भी है कि अब तो ज़िंदगी आसान हो चुकी है। पहले हम बात करते हैं, चलो टेक्नोलॉजी नहीं थी या इतनी अवेयरनेस नहीं थी, अब तो हर चीज़ आपके एक क्लिक पे है। आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, जो चीज़ आप जानना चाहते हैं, आपको वो एक क्लिक पे जो है वो मिल सकती है। तो इन चीज़ों का पॉजिटिव यूटिलाइज़ करते हुए हमें हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, तालीमी निज़ाम है, उसमें भी बदलाव लाना होगा, ताकि हम वक्त के साथ साथ तरक्की की जानिब बढ़ सकें। इस पर आज इंशाल्लाह इन डिटेल हम बात करेंगे कि इसमें प्रॉब्लम जो आ रही हैं उसकी बेसिक बुनियादी वजह, बल्कि वजूहात में कहूँ तो गलत नहीं होगा, वो क्या हो सकती हैं और इसको हम बेहतरी की तरफ कैसे ला सकते हैं, या अगर हमारा तालीमी निज़ाम नहीं बदल रहा तो क्यों नहीं बदल पा रहा, इस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक पब्लिक सर्विस मैसेज ज़रूर मैं आज देना चाहूँगी। उसमें भी हमारे बच्चों का ज़िक्र है, क्योंकि नाज़रीन, बात अगर करते हैं पोलियो वायरस की, तो यकीनन बच्चे और पोलियो वायरस के दरमियान हमें एक मज़बूत दीवार जो है वो खड़ी करनी होगी, ताकि हमारा बच्चा जो है वो महफूज रह सके, वो सेहतमंद रह सके। तो उसके लिए आपने हर बार उसे पोलियो के कतरे जो है वो पिलवाना होंगी, ताकि आपके बच्चा जो है वो जितनी ज़्यादा खुराक खाए, जितने हेल्दी वो फूड खाए, उसकी बीमारी और उस वायरस और उसकी सेहत के दरमियान जो एक दीवार है वो और ज़्यादा मजबूत हो चुकी है और कोई बीमारी उसको छू ना सके। तो यकीनन इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा, यानी कि 5 साल की उम्र की हम बात करें तो पोलियो के कतरे ज़रूर पिलवाएं। बात करें हम सऊदी अरब समेत पूरे जो है पूरी दुनिया में ये पोलियो वायरस का मुकाबला किया जा रहा है। इस वायरस से छुटकारा हासिल करने के लिए बहुत कोशिश की जा रही है। उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं हमारे मुल्क पाकिस्तान की, तो यकीनन पाकिस्तान के भी अंदर पोलियो वायरस से छुटकारे के लिए अंत तक भरपूर जो है वो कोशिशें जारी हैं। पोलियो मुहिम का नाज़रीन जो दूसरा मरहला है वो उसका जो आगाज़ है वो 13 फरवरी से 17 फरवरी तक रहेगा।
तो कम से कम जो 5 साल के बच्चे हैं उन्हें पोलियो वायरस के जो कतरे हैं वो पिलवाए जाएंगे। तो यहाँ मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी उन वालिदैन से, उन माओं से जो हमें इस वक्त सुन रही हैं कि खुदारा अफवाहों पे कान नहीं धरें, क्योंकि हमें फ़ैसला आज करना है अगर कल बच्चे को चलना है। ये एक पब्लिक सर्विस मैसेज था जो कि हमारी ज़िम्मेदारी थी कि हम आप लोगों तक पहुंचाएं। अब मेहमानों की जानिब बढ़ती उनका तारुफ करवाती हूं ताकि जो हमारा एजुकेशन के मुतालिक एक टॉपिक है जो यकीनन इंतहाई अहम टॉपिक है, हाजिर की ज़रूरत भी है, उस पर हम डिस्कशन का आगाज़ कर सकें। हमारे साथ हैं जी हरीम साहिबा और उनके साथ हैं ज़रीना साहिबा। मेहमानों का शुक्रिया, आप दोनों ने हमें वक्त दिया। हरीम साहब, आप ही से आगाज़ करूँगी। जैसे मैंने कहा कि आज जो चीज़ है वो कल नहीं है, बिल्कुल ऐसे सेकंड्स करूँ तो ये मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर होगा, 24 घंटे फिर भी ज़्यादा हो जाते हैं। बिल्कुल। सो इतनी हर लम्हा बदलती सिचुएशन के साथ हमारे तालीमी निज़ाम को आप कैसे देख रही हैं? हमारा तालीमी निज़ाम आज भी अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस वी आर 60 years बैक। आई जस्ट रेड अ रिपोर्ट एंड बहुत दुख होता है कि हर तरफ हम तरक्की कर रहे हैं, हर तरफ हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, लेकिन हम तालीम के जब बात आती है तो हम वहीं की वहीं खड़े हैं। तो कोशिश और अर्जेंट नीड है हमें कि हम इसको ना बदलें। एग्जैक्टली, इस पे मज़ीद भी मैं आपसे जानूँगी। ये तो आपकी राय हमने जान ली। ज़रीना साहब, आपकी राय क्या है इस पे कि इस बदलती सूरत हाल के साथ हर लम्हा हर चीज़ जो है वो बदल रही है, सेकंड्स में चीज़ें जो हैं वो बदलती हुई और मूव करती हुई दिखाई दे रही हैं, तो इस वक्त हमारे मुल्क पाकिस्तान का जो तालीमी निज़ाम है उसको कैसे देख रही हैं? Thank you so much. First of all, Mahwish, you are a wonderful person. Thank you so much for inviting and giving us a chance to speak about this topic that is really important and very much urgent. जहाँ तक बात आती है, जैसे हमारा टॉपिक है हर लम्हा बदलती दुनिया और हमारा निज़ाम तालीम, इसकी अगर हम बात करें तो दुनिया तो बदल रही है, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ नेचुरल पार्ट ऑफ डेवलपमेंट और प्रोसीजर जो प्रोसीडिंग होनी है वो तो होनी है, यू कैन नॉट स्टॉप इट, but you have to align, you have to pace up, you know, to meet the challenges. और क्या कर रहे हैं हम या किस तरह से कर रहे हैं हम, ठीक कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, and at what pace and at what cost and with what results, that matters a lot. सही। तो अभी तक आपने एक टर्म सुनी होगी, हम प्रोग्राम की आगे जब तफसीलात की तरफ जाएंगे तो चीज़ें ज़्यादा डिटेल में, डीपर डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट बिकॉज वी आर राइट नाउ एट द मोमेंट वी आर एट द बिगिनिंग एंड द इंट्रोडक्टरी स्टेज ऑफ द प्रोग्राम, I would like to make a clear announcement that we are not talking about or we are not going to talk about the reforms in the education. No, ये जो तालीमी इस्लाहात की जो टर्म है ना, ये हम बहुत दफ़ा सुन चुके, देख चुके, आजमा चुके, चख चुके. We have received the results and everything. We have received the data that shows that it is crap, it is outdated, it is, you know, it is just a big hurdle when it comes to the career or the future of the children. We know it. अब अगर हायर एजुकेशन की बात करें तो वहाँ पे हमारे इदारे जो हैं क्या कर रहे हैं, क्या परफॉर्मेंस दे रहे हैं, इस पे डाटा अगर कोई कंसर्न हो तो वो निकाल के देख ले, क्योंकि अगर मैं बोलूँगी तो चीज़ें खौफनाक हो जाएंगी एंड आई गेट टची आल्सो। हम चाहते हैं कि we will definitely discuss. तो अब इसमें थोड़ा सा बता दूं कि we are not going to talk about the educational reforms, बहुत हो चुका. We are going to talk about redesigning education, restructuring education. ठीक है. Because the time comes जब इस्लाहात से आप काम चलाते रहते हो. Let me give you an example from your home. आप अपने घर की बात करें, एक वक्त तक आप दीवारों को पेंट कर लेते हैं, दरवाजों को पेंट कर लेते हैं, बोर हो जाते हैं ना हमें तकरीबन। अगर मैं अपनी बात करूं, मैं तो चाहती हूं हर हफ्ता में चीजों को चेंज करती रहूं। you do it yeah, that is okay, that works also. बट एक वक्त ऐसा आता है कि जब आपकी दीवारों से छतों से रेत गिरने लगती है, आपके दरवाजों को दीमक चाट जाती है, आपके पिलर्स शेक करने लगते हैं, सपोर्ट नहीं देते, then it's the time to reconstruct, restructure and redesign. हमारा जो एजुकेशनल सिस्टम है, इसके सारे के सारे पिलर्स, when it comes to the content that we are teaching, when it comes to the curriculum that we have designed, when it comes to the classroom instruction, when it comes to the assessment method, when it comes to the professional development of the staff, like, you know, when it comes to the career opportunities are पढ़े लिखे नौजवानों को जो मिल रही हैं, इन तमाम पिलर्स को जब आप देखेंगे तो आपको हर पिलर खोखला हिलता हुआ दिखाई देगा. एग्जैक्टली हरीम साहिबा, हम इस वक्त अगर मैं देखूं तो हमारे नौजवान माशाल्लाह बहुत स्किलफुल हैं,
नो डाउट। और डिग्री अगर देखें तो क्या ही बात है, उसमें भी कोई शक नहीं है, प्लस ग्रेड लिए हुए हैं माशाल्लाह से, लेकिन वो सिर्फ तालीम है, उसमें कोई प्रैक्टिकल कोई चीज़ मुझे दिखाई नहीं देती। मैं अगर मेरी तालीम की बात करूं तो हमें नंबरों पे फोकस नहीं करवाया जाता था, प्रैक्टिकल क्या करना है, प्रैक्टिकल लाइफ में किस तरह से परफॉर्म करना है, वो ज़्यादा सिखाया जाता था। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। दिस इज व्हाट वी नीड, दिस इज द नीड ऑफ टाइम ना, बिकॉज आप बच्चों को एक ही चीज़ बार बार क्रैम करने के लिए दे रहे हैं, बच्चे पूछते हैं आज। एक टाइम था, आई एम सो सॉरी, एक टाइम था जब बच्चों को नहीं समझ में आती थी, देते हैं कि ग्रेड्स या मार्क्स की कोई वैल्यू है, लेकिन अब वो टाइम नहीं रहा। अब आप देखें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने इतनी जल्दी चीज़ों को जो है वो कोप अप कर लिया है कि आपके आने वाले सालों में आपको राइटर्स रिप्लेस होते हुए नजर आएंगे, आपके चैटबॉट्स हैं, इवन दे आर रिप्लेसिंग डॉक्टर्स जो रोबोट्स बन रहे हैं। सो कहाँ हम खड़े हैं? यस एग्जैक्टली, हम कहाँ खड़े हैं? हम कहाँ हैं? हम तो जो हमारे लोग हैं उन्हें ही नहीं सिखा पा रहे। रोबोट बनाना तो आई थिंक वो एक बहुत, तो वो करिकुलम, वो जैसे मैम जरीना ने बात की, बिल्कुल ठीक है, हमें एक अर्जेंट नीड है हमारा कि हमारा करिकुलम रीडिज़ाइन हो, और हम सिर्फ लैंग्वेज की हद तक ठीक है आप पढ़ा लें, लेकिन आपको स्किलफुल जो है करिकुलम रखना है। देखिए जो आपने प्रैक्टिकल लाइफ में जाके परफॉर्म करना है वो आप कितना सिखा रहे हैं, ये ज़्यादा मैटर करता है। बिल्कुल ऐसे हम देखते हैं हमारे बच्चे जो हैं, हमारे नौजवान, डिग्रियां तो हैं लेकिन उनको कोई नौकरी नहीं मिल रही, कोई काम नहीं, क्योंकि उनसे पूछा जाए तो अभी एक्सपीरियंस नहीं है। इंसान के अंदर भी तो एक टैलेंट होता है, एक स्किल होता है ना, उसको पता है कि मैं ये काम कर सकता हूँ, ये कर सकती हूँ, तो ना उसी को हम आगाज़ करना ही। हम बैठे हैं, सीईओ की सीट हमें मिल जाएगी डिग्री के बाद। बेसिकली ना हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, वी आर लिंकिंग इट बिटवीन रोजी एंड डिग्री। डिग्री आपकी अपनी स्किल्स के लिए, जो भी स्किल्स आप ले रहे हैं, जो भी वो आपकी अपनी बेहतरी के लिए, उसका रोजी से कोई ताल्लुक नहीं। बट अनफॉर्चुनेटली वी पैसा कमाने के लिए लेते हैं कि इस वक्त डॉक्टर की डिग्री लेंगे पैसा ज़्यादा होगा, वकील की लेंगे तो उसमें पैसा होगा, इंजीनियर की लेंगे तो उसमें पैसा ज़्यादा होगा। इसमें ना थोड़ा सा सॉरी टू इंटरप्ट, मेरा ख्याल है कि इट्स ओके, देयर इज नथिंग, नो हार्म इन थिंकिंग अबाउट द मनी, बिकॉज अर्निंग मनी इज माई राइट एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स बोथ। मेरा हक भी है कि मैं रोजी अर्न करूं, मैं पैसा अर्न करूं और अपनी जो नीड्स हैं उनको पूरा करूं, जरूरी है। और इसके साथ साथ मेरा फर्ज भी है कि जो मेरे साथ मेरी फैमिली जुड़ी है या मेरी साथ जुड़ी ज़ात जुड़ी है, इसको जो नीड्स अराइज हो रही हैं उनको मीट करने के लिए आई शुड बी इंडिपेंडेंट, एंड इट्स ओके टू गो फॉर चूजिंग एनी करियर। बट इस वक्त हम बात ये कर रहे हैं कि हाउ द सिस्टम इज सपोर्टिंग। होता क्या है, अभी जो आप बात करी थी कि आ जाते हैं, मतलब हमारे पढ़े लिखे नौजवान जॉब के लिए आते हैं, और ठीक है आपने पहले कहीं जॉब नहीं की, ठीक है, बट can you tell me one solid reason why should I appoint you? Can you give me one reason why should I go for, why should I opt you? अब वहाँ पे आ जाती है presenting skills, communication skills, how you showcase yourself, how you present yourself. Exactly. When you cannot stand for yourself, when you cannot present yourself in an impressive way, आप कन्विंस ही नहीं कर पाते अपने रिक्रूटर को, आपको ये नहीं पता कि मेरी सीवी पे क्या लिखना है। ये एक बहुत बड़ा इशू है कि हमने सीवी भरी हुई है, लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए, इट्स कॉपी पेस्टेड एक्चुअली, यस ट्रू, कॉपी पेस्टेड, लेकिन हम खुद नहीं बता सकेंगे। भाई एटलीस्ट जो आपने सीवी पे लिखा है वही रट लो, ऐसे ही। अगर खुद से नहीं कुछ बता सकते। बात करेंगे ना कि जब जैसे एआई अब आपको रिप्लेस करेगा हर चीज के लिए, क्रिएटिव राइटर्स रिप्लेस होंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू, आप सीवी लिखवा तो लेंगे, बट जॉब या जो भी आपका टैलेंट है वो तभी माना जाएगा जब आपके अंदर इनर स्किल्स होंगी। वो तो वो कॉपी पेस्टेड वाला बंदा नहीं है। एग्जैक्टली, हूएवर जिस लेवल का भी रिक्रूटर है, जिस लेवल का भी एचआर मैनेजर बैठा हुआ है, बिलीव इट और नॉट, ये मेरा मैसेज तमाम जवानों के लिए है, बिलीव इट और नॉट, आपको हर रिक्रूटर पूरा चांस देता है कि आप अपने आप को प्रेजेंट करें, बात करें, शोकेस करें। दे आर नॉट लुकिंग एट योर सीवीज ओनली, जो सीवी पे लिखा हुआ है। एक्चुअली आप जब गेट से एंटर, डोर से एंटर हो रहे हैं, वो आपको तभी जज करना शुरू कर देते हैं। एग्जैक्टली, आपके वो फेस एक्सप्रेशन, आपके बॉडी लैंग्वेज, आपकी ड्रेसिंग, ईच एंड एवरीथिंग, आपका बैठना, आपका सलाम करना, हर चीज को वो वहीं से नोट करना शुरू कर देते हैं। सीवी तो वो बाद में देखेंगे। You know something interesting, I have been into HR also. When we used to study the HR policies and the practices going on all over the world, हमने ये भी पढ़ा कि ऐसी भी रिक्रूटिंग कंपनीज या इदारे हैं जो कि वेटिंग एरिया में, जहाँ पे उन्होंने अपने एप्लीकेंट्स को, कैंडिडेट्स को बिठाया होता है, दे हैव पुट द कैमरास एंड दे आर ऑब्जर्विंग देयर बॉडी लैंग्वेज राइट फ्रॉम इंटरव्यू वहीं से स्टार्ट हो चुका होता है। सो यू आर सिलेक्टेड और रिजेक्टेड राइट देयर इन द वेटिंग एरिया एंड यू डोंट नो। यस,
तो ये चीज़ें हैं, ये एग्जैक्टली अपने- इन्हीं चीज़ों को अपने नौजवान नस्ल को बताना है, सिखाना है। मजीद बात करते हैं, ब्रेक की जाने बढ़ना है। ब्रेक के बाद नाज़रीन मजीद कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स वो आप लोगों के सामने रखेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, सत्सर में कहेंगे खुश आमदीद। बात हो रही है आज एजुकेशन सिस्टम की, और इस वक्त जो हम बात करते हैं कि ये जो हर लम्हा बदलती दुनिया है, यकीनन हर लम्हा हर सेकंड कुछ ना कुछ जो है वो बदल रहा होता है। जो हम इस सेकंड सोच रहे होते हैं, अगले सेकंड कुछ और हम सोचना शुरू कर देते हैं। यानी कि हमें बेहतर से बेहतरीन की तरफ जो है वो सेकंड्स में हम मूव कर रहे हैं, और हमें करना भी चाहिए। यकीनन हर इंसान का हक है, और जिस तरह दुनिया तरक्की करे तो उसके साथ साथ हमें भी खुद को लेकर चलना है, और हमारे तालीमी निज़ाम के थ्रू, हमारे एजुकेशन के थ्रू। लेकिन अगर हम बात करेंगे दुनिया तो हर सेकंड में बदल रही है, हर लम्हा बदल रही है, लेकिन हम बात करते हैं अपने तालीमी निज़ाम की, अपने एजुकेशन सिस्टम की, वो वहीं पुराने का पुराना। तो क्या उस पुराने तालीमी निज़ाम के साथ हम आज के दौर में तरक्की कर सकते हैं, या हमारा नौजवान जो है उसके साथ चल सकता है, अवेयरनेस हासिल कर सकता है, खुद को कामयाब बना सकता है, या इस मुल्क के लिए वो कुछ कर सकता है? ये बहुत सारे सवाल हैं हर इंसान के माइंड में। इवन मुझे लगता है कि आज के वालिदैन भी ये सोचते होंगे कि दुनिया तो बड़ी तेज़ी से तरक्की करी, लेकिन ये तालीमी निज़ाम क्यों नहीं बदल रहा? तो यकीनन ये एक सवालिया निशान है हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है, जो ये इदारे हैं जो इसको देख रहे हैं, उनके लिए भी कि वाई, क्यों निज़ाम नहीं बदल रहा, क्यों आप चेंजिंग नहीं लेकर आ रहे? हरीम साहबा, क्यों नहीं बदल रही है? रीज़न जो इसकी हो सकती है हाँ। वो ये है कि पेरेंट्स का माइंडसेट अभी भी मार्क्स के साथ जुड़ा हुआ है। हमने जोड़ दिया है, नहीं, मतलब कुछ इदारे कोशिश कर रहे हैं कि वो इस चीज़ से क्योंकि थोड़ा सा बाहर निकालें बच्चों को। हमारे माँ बाप क्यों नहीं चाहते थे? वो चाहते थे इसको अच्छा इंसान बनाना है। बिल्कुल ऐसे ही है। पास हो गया ठीक है, लेकिन ये अच्छा इंसान तालीम हासिल कर रहा है तो नज़र आनी चाहिए कि इसने ये वाकई पढ़ा लिखा है। बिल्कुल ऐसे ही, आजकल के लेकिन पढ़े लिखे आपको नजर अब आते आप हैं? प्रायोरिटीज देखें ना, अब आप अगर वो भी देखें, एडवर्टीजमेंट्स भी देखें, तो हाँ। दिस मच A+ ग्रेड्स, दिस मच 1000 नंबर्स, हमने नंबरों की दौड़ में लगा दिए बच्चों को। आय हाय। वी आर नॉट डूइंग द राइट अप्रेजिंग ऑफ देम। इवन घर में भी अब बच्चे पेरेंट्स के का वजन क्वेश्चन से होता ज्यादा है। तो उसके बैग का वजन है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। वी कैन टीच विद वन बुक ओनली, बट वी हैव दिस सिस्टम कि आपको यस, वी कैन इवन टीच विदाउट द बुक्स। एग्जैक्टली ऐसे ही है। बट वो सिस्टम को चेंज होने की ज़रूरत है। एक आध इदारा चेंज हो भी जाएगा तो वो हाँ। आउटडेटेड हो जाएगा, ऑब्वियसली उसको पेरेंट्स कहेंगे कि ये क्या कर रहे हैं आप। अच्छा, तो वो थोड़ा सा ना पेरेंट्स की कोऑपरेशन ज़रूरी है, उनको अवेयरनेस की ज़रूरत है कि मार्क्स हाँ। की ज़रूरत नहीं है, हाँ। आपके बच्चे का अच्छा, कैरेक्टर आप बिल्डिंग भी होनी माशाल्लाह ज़रूरी है। एक स्कूल से, ये कैंपस से आप भी रिलेट करती हैं, तो आपके पास वालिदैन कि अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या उनकी डिमांड क्या होती है कि हमें एक अच्छा बिजनेसमैन बना के दें या एक अच्छा इंसान दें? मोस्टली अब जो पेरेंट्स आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा उनमें अवेयरनेस है, दे आस्क फॉर द कैरेक्टर बिल्डिंग। ग्रेट। बट अभी भी कुछ हैं मार्क्स लेकिन कितने आए। उसके साथ फिर भी हमें नंबर A+ चाहिए। एग्जैक्टली, नंबरों और वो ग्रेड्स की दौड़ में ना अभी भी अब हम मुझे शामिल ये हैं। बताएं, हज़ारों की तादाद में कोई चंद एक ही होंगे, एक दो होगा जो फर्स्ट आएगा, अव्वल आएगा, सेकंड, फर्स्ट सेकंड थर्ड की पोजीशन होगी। अब वो हज़ारों की तादाद में कैसे इन नंबर्स पे लेकर आएंगे? एग्जैक्टली, अब हम ये क्यों नहीं सोचते कि अपनी स्किल्स को सामने रखते उसको यूटिलाइज करके हम अपने प्रैक्टिकल लाइफ में आगे जाएं? ऐसे हम ही। ये एक पेपर के रेस में क्यों है? यही वजह है। अब मैं अपने बच्चों को या इवन पेरेंट्स को भी मैं ये जो 1 2 3 सिस्टम है ना, इसको हाँ। डिस्करेज किया हुआ है। ठीक है। इट्स बिन 3 इयर्स अल्हम्दुलिल्लाह कि अब पेरेंट्स के जहनों से ये चीज़ ख़त्म होती जा रही है कि 1 2 3 इज़ समथिंग। एवरी चाइल्ड इज़ अ स्टार, यू कैन मेक हिम हर सुपर स्टार, और हम उसको उसी की पेस पे जाके ना हाँ। ट्रेन करते हैं। जो हमारी प्रायोरिटी होती है कि इस नंबर सिस्टम से हमने उन बच्चों को निकालना है, और अपना बेटर वर्जन आपने कैसे प्रोड्यूस करना है हर साल। मेरी सही। अपनी बच्चों से जब भी काउंसलिंग होती है तो आई हाँ। ऑलवेज काउंसिल देम कि आपने अपना बेटर वर्जन प्रोड्यूस करना है। Exactly. आपने एक दूसरे की रेस में नहीं लगना। दिस इज व्हाई द लेग पुलिंग कल्चर इज अच्छा, जब हम दूसरे को देखकर अपने आप को बदलने की कोशिश करते हैं, उस जैसा बनाने की कोशिश करते हैं, तो एक्चुअली में जो हम खुद होते हैं वो भी
गंवा देते हो, उसको भी हम कहीं ना कहीं खो देते हैं। ऐसे ही है। सो जो आप हैं उसी को पॉलिश करने की कोशिश करें, उसी को इन्हांस करने की, उसी में खुद को एडजस्ट करें, उसी से खुद को कामयाब बनाने की कोशिश करें, तो यकीनन आपको तालीम हासिल करने में भी मज़ा आएगा। नंबर कम हो ज़्यादा चलेगा, लेकिन आप जब प्रैक्टिकल लाइफ में आएंगे ना, वहाँ जो आपका मुकाबला होगा उसमें खुद को अव्वल लाने की कोशिश करें, जो दुनिया को नज़र भी आना है। आप डिग्री के इस एक पेपर के चक्रों में आप उलझे रहते हैं, ना आप घर के रहते हैं ना घाट के रहते हैं, तो आप ये पेपर को ही नहीं देख रहा, आप अपने गले में डिग्री डाल के इसको लटकाए नहीं घूम रहे। आपकी पर्सनालिटी, आपकी अपीयरेंस, आपका इखलाक, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आप किस तरह से बात कर रहे हैं, आप मुआशरे में कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, आप क्या काम कर रहे हैं, ये दिखाई देता है। सो इस पे फोकस करने की हमें ज़रूरत है। ज़रीन साहिबा, क्या वालिदैन सबसे पहले हम उन्हें चेंज करें, उसके बाद अपने तालीमी निज़ाम को बदलें? नहीं, पहले आपका तालीमी निज़ाम बदलेगा, फिर माँ बाप बदलेंगे। फिर माँ बाप बदलेंगे। देखिए, माँ बाप के दिल में एग्जाम का जो एक लव फॉर मार्क्स है, हु क्रिएटेड दैट? यस, क्वेश्चन इज हु क्रिएटेड दैट? बिल्कुल, आपको एक अच्छे इदारे में बच्चे का दाखिला करवाना है, आपकी जो एडमिशन कमेटी है वो ये नहीं पूछती कि आपका बच्चा कितना एट्रीब्यूट्स, उसके कैरेक्टर एट्रीब्यूट्स क्या हैं। वो पूछते हैं कि कितना सच बोलता है, कितना दयानतदार है, कितना अच्छा बात करता है, कितने अच्छे तकरीरी मुकाबलों में पार्टिसिपेट कर सकता है, कम्युनिटी हेल्प कितनी करता है। दे डोंट लुक इनटू दैट. So as a mother, why should I look into that? Because I need to make it sure when my child goes to some institution, he gets admitted. तो ये parents के बारे में ये वाली बात करना कि parents का mindset, no, it is the responsibility of the schools, of the education system to educate the whole community. When it comes to the education, we are not here to educate the students that are registered or enrolled with our school. No, we are here. देखिए, उस्ताद जो है ना, मामारे कौम ऐसे तो नहीं बन गया। Exactly. कौम का मामार है वो, उन 4 बच्चों का मामार नहीं है जो उसके साथ पढ़ रहे हैं। उसका रोल है वो अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर पर, वो उसकी ड्यूटी है, उसकी जिम्मेदारी है। Exactly. तो इसी तरह जब ये एक चीज क्रिएट हो चुकी है, इसमें वालिदैन जो हैं, मैं उनको कसूरवार नहीं ठहराती, उनका कसूर नहीं है, इदारों का कसूर है। वो एक्सेप्ट ही नहीं करते उन मार्क्स को, उन बच्चों को जो who have the lower grades on their marks. अब आजकल अब देखें, अब तो पहले हम बात करते थे कि चले से प्राइवेट सेक्टर्स का जो मेरिट लिस्ट है वो बहुत हाई है, तो उसके लिए आपको काफ़ी मेहनत, काफ़ी स्ट्रगल करनी पड़ेगी। बट जब हम देखते हैं अपने गवर्नमेंट सेक्टर को, उसमें बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। अब यहाँ पे एक छोटा सा मैं आपको बताऊँ, सोच की बात है ना, एक आपने ओवरऑल अपने जो अप्रोचेस टुवर्ड्स टीचिंग एंड लर्निंग है, या जो आपने अप्रोचेस टुवर्ड्स योर एजुकेशन सिस्टम है, उसको चेंज लेके आएंगे आप। अब आप ये देखें कि आप हर इदारे को उठा के देख लें, जिसका भी थोड़ा सा अच्छा नाम हो जाएगा, वो कहेंगे जी कि हम A+ या 80+ से नीचे एडमिशन नहीं लेते। ओके, ठीक है, आप नहीं लेते, दैट्स योर पॉलिसी। मेरा क्वेश्चन इन इदारों से एक है, मैं नाम तो नहीं लेती बिकॉज हमें लेना भी नहीं चाहिए, दैट्स अगेंस्ट द एथिक्स। बहुत सारे ऐसे टॉप क्लास नाम हैं यहीं इस्लामाबाद में चलने वाले इदारे, जिनके बारे में मैंने ये सुना है कि किसी का बाप भी अगर चला जाए ना, कोई मिनिस्टर की भी वो लेके चला जाए, क्या कहते हैं, सिफारिश लेके चला जाए, दे नॉट गोइंग टू एडमिट द चाइल्ड अंटिल द चाइल्ड पासेस द एडमिशन टेस्ट या प्लेसमेंट टेस्ट। ठीक है, आई एग्री, आई अप्रिशिएट व्हाटएवर द पॉलिसीज यू हैव, लेकिन मेरे एक सवाल का जवाब दे दें, अगर आपने क्रीम उठा के उसी को कुछ करवाना है तो आपका फायदा, तो आप उन्हीं को आगे लेके आ रहे हैं जो कि ऑलरेडी जो हैं गिफ्टेड हैं, उन पे इतने काम की जरूरत नहीं है, और जो आउटशाइन कर रहे हैं उनको ऑलरेडी कहीं ना कहीं से सपोर्ट मिल रही है, पेरेंट्स हैं, कोचिंग है, कहीं ना कहीं से दे आर गेटिंग सपोर्टेड। हाउ अबाउट द अदर्स? आप कोई कमाल नहीं कर रहे। लेट मी मेक एन ओपन स्टेटमेंट उन तमाम इदारों के लिए जो क्रीम उठाते हैं और फिर बड़े बड़े पोस्टर्स लगाते हैं कि हमारे बच्चों ने ये किया, ये आपका तो कमाल है। एग्जैक्टली, वो तो ऑलरेडी उनमें इतने स्किल है, अल्लाह पाक ने उन्हें नवाजा है, वो जमानत इंटेक जब जाती है प्रेप क्लास से, आई वाज लुकिंग फॉर माय चाइल्ड्स एडमिशन इन प्रेप क्लास इन IMCG इस्लामाबाद मॉडल कॉलेजेस हमारे जो हैं, और जो मुझे लिस्ट मिली प्री रिक्विजिट की, वो जो बच्चे को ये भी आता हो, ये भी आता हो। अच्छा, आप क्या सिखाएंगे? लाइक इफ आई एम, अगर बच्चा पहले से ये पढ़ के आ रहा है, सीख के आ रहा है, आप क्या करेंगे? ये चीजें हैं, बहुत कुछ बदलने की जरूरत है। So, but it's the high time to rethink and redesign education and look into the details of the matter कि क्या हो रहा है, क्या गलत हो रहा है। No more lame excuses.
मैं नहीं क्लेम करती कि मैं कोई पीएचडी हूँ फलां फलां, इट्स नॉट लाइक दैट। मैं भी एक लर्नर हूँ एजुकेशन की फील्ड का, Exactly. टीचिंग एंड लर्निंग को रिसर्च करती हूँ, पढ़ती हूँ, देखती हूँ, कंपैरिजन करती हूँ, हाउ द वर्ल्ड इज वर्किंग, हाउ वी आर वर्किंग, और जो हमारा एंड रिजल्ट है, जो हमारा लर्नर है, कहाँ खड़ा है, कहाँ खड़ा होना चाहिए। यस अभी देखें 21st सेंचुरी स्किल्स की अगर हम बात करें, हाँ। कम्युनिकेशन है, क्रिटिकल थिंकिंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, रिस्क Exactly. टेकिंग है, हाँ, इंक्वायरिंग है, बहुत कुछ है, मतलब देयर इज अ a lot of things, आप exactly. अपना स्कूल सुबह से लेके व्हेन वी टॉक अबाउट द करिकुलम, अब करिकुलम का भी नहीं पता कि वो हम किताबें मुराद ले लेते हैं ना करिकुलम। आजकल पेरेंट्स भी जब हमारे पास आते हैं वो कहते हैं आप कौन सा करिकुलम पढ़ा रहे हैं। अच्छा अब इट्स रियली हार्ड टू एक्सप्लेन कि करिकुलम हाँ, इज नॉट द बुक्स। ठीक है, उस करिकुलम को पहुंचने के लिए वन ऑफ द रिसोर्सेज आर द बुक्स, सही। वो ठीक है। हाँ। अच्छा, वहां पे समझाना पड़ता है। अब करिकुलम आपका स्टार्ट हो जाता है द टोटलिटी ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस, बच्चा सुबह से शाम तक जो कुछ करके आया स्कूल में वो सब उसका करिकुलम है, और जो कुछ एक्टिविटी उसको मिली एज एन असाइनमेंट टू डू फ्रॉम होम, दैट इज आल्सो द करिकुलम। हाँ। वो सारे लर्निंग एक्सपीरियंसेस हैं, वो टोटलिटी ऑफ लर्निंग है, वो सारी की सारी। ठीक है, तो अभी देखिए हमारे जैसा मुल्क मैं चंद एक चीजें इसको करूंगी, जी, जरूर। टेकिंग द अपॉर्चुनिटी ऑफ द टाइम। जब हम बात करते हैं एजुकेशन सिस्टम के रिवाइव करने की, एक बहुत बड़ा आपको सुनने को मिलता होगा एक्सक्यूज फ्रॉम द अथॉरिटीज, फ्रॉम द पब्लिक, फ्रॉम द प्राइवेट Yes. स्कूल ऑनर्स कि जी रिसोर्सेज नहीं है। यस पॉइंट, हर बद सलीका औरत आपको यही कहती नजर हाँ। आएगी कि रिसोर्सेज नहीं। रिसोर्सेज नहीं है, जिनके पास सलीका था वो बहुत कुछ कर गई हैं, घर भी बना गई, बच्चों को भी पढ़ा गई, Exactly. बच्चों की शादियां भी कर गई जिनके पास सलीका था। जिनके पास तो एग्जैक्टली, थिंक अबाउट दैट, आपके पास वो कहते हैं ना नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, आपको पता ही नहीं है हाउ द थिंग्स आर बीइंग डन, हाउ दे कैन बी डन इन द मिनिमल पॉसिबल बजट। यस एग्जैक्टली। हरीम साहबा अगर देखा जाए तो वो जो सलीके की बात कर रही हैं जीना साहबा, नो डाउट आपके पास सलीका हो तो आप एक सुई से भी घर बना सकती हैं, लेकिन अब मैं अगर अब की बात करूँ, अब के दौर की बात करूँ, हम एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो बहुत आसानी आ चुकी, तो आपके पास इतने रिसोर्सेज आ चुके हैं कि आप जो चाहे कर सकते हैं। लेकिन हम अपने वो जो पुरानी सोच, पुराने थीम, पुरानी चीज़ें उनसे हम बाहर ही नहीं निकल पा रहे, वही टिपिकल चीज़ें, वही एजुकेशन सिस्टम, वही सोच, उसी पे हम बैठे हुए हैं। बेसिकली हम सबको मिलके ना एक एफर्ट करनी है कि हाँ बुक फ्री जो है, मतलब अगर आप बुक फ्री करते हैं अपने बच्चे को, अब यकीन करें, अब हमारे स्कूल में एक मेरे पीबीएल ख्याल वीक से था। हाँ, हम कहीं बुक फ्री थे, अब के बच्चे नहीं हैं। नहीं आप अब हमने जब अच्छा, ट्राई एक किया एक कॉलर है, कॉलर जी, के बाद जी, आपकी please. बात मुकम्मल करते हैं। इम्तियाज़ साहब ने हमें ज्वाइन किया कराची से। अस्सलाम वालेकुम इम्तियाज़ साहब। वालेकुम सलाम मैडम महविश, कैसी हैं आप? ठीक है, मैं बस ठीक हूँ, आप बताएं। अल्लाह आपको अच्छा रखे। चंद सेकंड ज्यादा चाहिए? जी देखिए, बोले। बात दरअसल ये है कि मैंने अभी आपको ज्वाइन किया थोड़ी देर, तो मैं समझ नहीं सका कहाँ थे, लेकिन मैं जो कहना चाहता हूँ जी कि सबसे अपील करना चाहता हूँ खुदा हाँ। रसूल के वास्ते, जी जी वो सारे काम जिसके करने से हम एक मौजूद माशरा, मौजूद लोग बन सकते थे, हाँ हाँ हमने उसको कारोबार बना लिया। तालीम को इतना महंगा कर दिया है यही बात है। हमारे मुल्क में, और जो हमारे जैसे मुसलमान नहीं है, और अब यूरोप, अमेरिका, कनाडा में वो बादशाह और गरीब और फकीर का बच्चा एक ही स्टैंडर्ड का पढ़ता है। उनकी तरक्की की वजह यह है कि उन्होंने उन कामों में जिसमें हिर्स व हवस नहीं करना चाहिए वाकई नहीं किया, और बदनसीबी से हम पढ़े लिखे तो कहलाते हैं, कोई स्कॉलर है, कोई पीएचडी है, कोई फला है, कोई फला है, इंसानियत कहाँ है? तो जब हमारे अंदर एजुकेशन के बाद इंसानियत आएगी, हमने इसको बिजनेस धंधा बना लिया। एग्जैक्टली, तो बहुत इसको- शुक्रिया इम्तियाज़ साहब। जब आप एग्री करते हैं एग्जैक्टली, जब आप तालीमी निज़ाम को बिज़नेस के तौर पे, जैसे मैंने इंट्रो में भी कहा ना कि हम आजकल, पहले बच्चा स्कूल जाता था तो वो स्टूडेंट कहलाता था, तालिब इल्म कहलाता था, लेकिन अब वो एक क्लाइंट है, उस इदारे का क्लाइंट है। क्यों? क्योंकि वो हैवी फीसेस जो डिमांड कर इदारे वो उसे पे कर रहा है। अब बच्चा वहाँ से उसको क्या नॉलेज मिल रहा है से उन्हें क्या फ़र्क पड़ता है, उन्हें तो फीसेस मिल रही है, डिग्री के तौर पे प्लस ग्रेड दे दिए जाते हैं, माँ बाप ऐसे ही खुश हो जाते हैं। एजुकेशनिस्ट के हाथ में नहीं है, इन्वेस्टर के हाथ में, प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टर के हाथ में है। वो तो इन टर्म्स ऑफ मनी देखेगा। और अब देखिए, मुझे ये बताएं कि हरीम साहबा, ये आपसे सवाल होगा, ब्रेक की जाने बढ़ने, ब्रेक के बाद ये सवाल मैं आपसे करूंगी। नाज़रीन हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं एक ब्रेक के
बैक नाज़रीन, सच में कहेंगे खुशामदीद। आज का जो प्रोग्राम है इंतहा इंटरेस्टिंग, बहुत इंफॉर्मेटिव है, क्योंकि जब बात हो रही हो आपकी पूरी पर्सनालिटी पे, पूरी शख्सियत पे, आपको खूबसूरत बनाने पे, आपके पहनावे पे, आपके खूबसूरत से बालों पे, आपकी खूबसूरत सी स्किन पे, यानी आप जिस तरह से खूबसूरत लग सकते हैं, खूबसूरत खुद को बना सकते हैं, उन तमाम तो चीज़ों पर जब डिस्कशन हो रही हो तो इंसान बड़ा फोकस होकर सुनता है, तवज्जो देता है, तो कि हाँ भाई मुझे किस तरह से खूबसूरत लगना है, या ये प्रॉब्लम आ रही है तो मैंने किस तरह से इसको हल करना है। तो यकीनन इंसान जो है उस चीज़ को एंजॉय भी करता है। जैसे आज का प्रोग्राम स्पेशली हम तो बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि अगर बात की जाए अवेयरनेस की तो भी हर इंसान चाहेगा कि वो हर छोटी बड़ी चीज़ से आगाह हो। अगर बात की जाए पहनावे की, ड्रेसिंग की, तो भी हम सब चाहते हैं। अगर ख़वातीन की बात करूँ वो तो कुछ ज़्यादा ही अलर्ट हो जाती हैं कि मौसम बदल रहा है तो चीज़ें बदल रही है, फैशन बदल रहा है, कलर्स बदल रहे हैं, तो हम तो यकीनन अलर्ट हो जाती हैं। अब जो हमारा सेगमेंट है जिस पे हम बात करने वाले हैं वो हैं ख़वातीन को कभी शॉर्ट हेयर्स का शौक़ आ जाता है, कभी लॉन्ग हेयर्स का शौक़ आ जाता है, कभी उन्हें ब्लैक करने हैं, कभी उन्हें वाइट करने हैं बाल, कभी उन्हें डार्क ब्राउन करने हैं, कभी उन्हें लाइट ब्राउन करने हैं, कभी उन्हें ऐश कलर चाहिए। यानी कि इतने कलर, जितने कलर कॉम्बिनेशन, इवन रेड कलर, ग्रीन कलर, ब्लू कलर, बालों के उन्होंने ये रंग करवाने। तो आप फिर खुद सोचें कि ये बेचारा जो आपका नाजुक बाल है ये कितना तशद्दुद बर्दाश्त करेगा। आप इसके ऊपर जो कट डाउन करते जाएंगे, डिफरेंट चीज़ें अप्लाई करते जाएंगे, जितने ये फार्मूला देखिए, जितने भी ये आपके बालों पे क्रीम, ये कलर जो यूज़ होते हैं, ये तो नहीं कि बहुत ज़्यादा ये ऑर्गेनिक चीज़ों से बनाए हुए, इसमें केमिकल होते हैं। तो केमिकल आपका बाल कितना उसको बर्दाश्त करेगा, एक लिमिट होती है। सो जब आपका वो वर्जन हेयर उन केमिकल को बर्दाश्त करते करते बेचारा थक जाता है, तो वो हेयर फॉलिंग का सिलसिला शुरू हो जाता है। फिर हम कहते हैं हम गंजेपन का शिकार हो रहे हैं। अब हम क्या करें, फिर डॉक्टर की तरफ भागेंगे, हेयर ट्रांसप्लांट की तरफ जाएंगे, फिर आगे और बहुत सारी चीज़ें जो है वो आप पे असरअंदाज होना शुरू हो जाती हैं। आप उस आर्टिफिशियल चीज़ों की वजह से आप डिप्रेशन का शिकार भी हो सकते हैं। सो ये प्रॉब्लम जो कि इस वक्त सबके साथ है, तकरीबन हेयर फॉलिंग की अगर हम बात करें तो सबके बाल झड़ रहे हैं, और लोग इवन मर्द हजरात की बात करो वो भी गंजेपन का शिकार हो रहे हैं, ख़वातीन की बात करो तो वो भी हो रही हैं। तो डिफरेंट वो कलर्स का अप्लाई करना शुरू कर देते हैं जिससे उनका वो गंजापन छुप जाए, या आर्टिफिशियल वो हेयर एक्सटेंशंस का वो यूज़ करना शुरू कर देते हैं ताकि लोग उनका मजाक ना उड़ाए। सो आप मजाक ना बने, इसीलिए हमने आज का ये सेगमेंट रखा है जिसमें हम जानेंगे कि ये बाल क्यों गिरते हैं। कुछ वजह तो मैंने बता दी, वजूहात मैंने बता दी, मज़ीद क्या वजूहात हो सकते हैं ये तो हमें हेयर एक्सपर्ट ही बता सकती हैं, जो कि हमारे साथ हैं वजूहात और इलाज बताने के लिए। अनीसा हबीब साहब, अस्सलाम वालेकुम अनीसा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, थोड़ी बहुत तबीयत ख़राब है जैसे आपकी वैसे मेरी। जी बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही है। अनीसा माशाल्लाह, पहले तो आपके बालों का कलर बहुत खूबसूरत, क्योंकि आप खुद हेयर एक्सपर्ट हैं, खुद एक जो हेयर स्टूडियो है वो रन कर रही है माशाल्लाह से। आपके नाम से ये जी AH हेयर स्टूडियो ज़बरदस्त माशाल्लाह से। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि ये बालों का गिरने का सिलसिला शुरू क्यों होता है? अच्छा, सबसे पहले तो हमें ये देखने की ज़रूरत होती है, हम इस चीज़ को बेसिकली फोकस नहीं करते कि हम अपनी डेली की रूटीन में जो डाइट्स ले रहे होते हैं बेसिकली, आपकी डाइट्स बहुत इफ़ेक्ट करती हैं, आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है या नहीं है। मेन रीज़न तो आप देखें, जितने भी हैं हम टोटकास्ट कर रहे होते हैं और हम टेम्प्रेरी चीज़ों की तरफ फोकस कर रहे होते हैं। हम ये नहीं देख रहे होते कि क्या आया जो हम डाइट ले रहे हैं या हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रांग है या नहीं। इसकी कुछ रीजंस ये भी होती हैं कि जैसे देखिए हम डेली बेसिस पर मेडिकेशंस ले रहे होते हैं, अच्छा उसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट आता है आपका। अगर आपकी आयरन की डेफिशिएंसी है, सबसे पहले इफेक्ट आपकी स्किन और आपके हेयर पर आता है इसका। जी, तो ये मेन रीजंस होती हैं। कि एक बच्चा जब माँ उसको फीड करवा रही है तब भी उसके बाल जो हैं वो झड़ते हैं, इज इट ट्रू? एग्जैक्टली क्योंकि देखें अब डेफिशिएंसी मदर में आ रही है तो डेफिशिएंसी का इफ़ेक्ट तो आएगा ना, ये भी एक रीज़न होती है। अच्छा, अगर हम लेडीज़ की बात करें, ख़वातीन की बात करें, तो जैसे प्रेगनेंसी के दौरान या फिर आप डिस्कस कर लें कि जी आपका हार्मोन्स इशू है, हार्मोन्स अनबैलेंस हैं, तो तब भी ये सबसे पहले इफ़ेक्ट जो है आपकी बॉडी पे, आपके स्किन और आपके हेयर पर आता है। नज़र आएगी ये चीज़ें, नज़र आएंगी, या चाहे वो आपके फेस, आपकी स्किन को डैमेज करे या फिर आपके बालों
पे ही असरअंदाज Exactly. इशू आएगा। जी बिल्कुल। हाँ। अच्छा, इसकी एक रीज़न और भी है। देखिए, हम क्या कर रहे होते हैं कि हम फोकस नहीं करते कि बेसिकली आपको करने की जो डाइट्स में सबसे ज़्यादा आपको ज़रूरत होती है कि आप लिक्विड्स का इस्तेमाल करें। बिल्कुल, जी, ये तो ज़रूरी जूसीज है। लें आप। हाँ, आयरन जितना आपका मेंटेन होगा आपकी ताकि बॉडी में, आप उतना ही आपका डिहाइड्रेट ना हो सके। एग्जैक्टली आप अपने आप को अभी जैसे लिक्विड वेदर चल रहा है, इनटेक अगर करते हैं। हम हाँ, विंटर की बात करते हैं हाँ। तो इसमें सबसे पहले हमारी बॉडी डिहाइड्रेट होती है। तो तो पानी उसका कम पीते हैं ना, जी उसका प्यास नहीं लग रही, चाय पी ली, कॉफ़ी पी ली, हाँ पानी की कमी पूरी होगी, ऐसे थोड़ी होता भाई। एग्जैक्टली उसका इफेक्ट सबसे पहले आपकी अगर स्किन पर आ रहा है तो हेयर पर भी आएगा। ओह, तो आपका जैसे हम जब वो कहते हैं हेयर वो जो डिहाइड्रेट होगा, डैंड्रफ की शक्ल में। एग्जैक्टली डैंड्रफ, देखिए डैंड्रफ तो आपको स्कैल्प में आ रही है ना, हाँ। लेकिन आप इस चीज़ को देखें कि आपका जो हेयर है, हाँ। स्कैल्प और हेयर दोनों को आप मिक्स मत करें। आपके स्कैल्प के प्रॉब्लम्स अलग हैं, आपके अच्छा। हेयर के प्रॉब्लम्स अलग हैं। डिफरेंट हो सकते हैं। जी। हाँ। अच्छा, हमें ये देखने की भी ज़रूरत होती है, अक्सर लोगों को ये नहीं पता चल रहा होता कि हेयर फॉल है या हेयर ब्रेकेज है। ओह, जी। अच्छा। इस चीज़ को बहुत ज़्यादा देखने की ज़रूरत होती है कि आपको आया हेयर फॉल है या हेयर ब्रेकेज है। ये कैसे पता चलेगा? अच्छा, इसमें होता ये है कि हेयर फॉल आपको हमेशा स्कैल्प की प्रॉब्लम की वजह से होता है। ठीक है। जो आपका हेयर ब्रेकेज होता है, हाँ। वो आपकी हेयर की डिहाइड्रेशन की वजह से होता है। ओह माय गॉड, इलाज भी इसका हम जानेंगे। मुझे ये बताएं, एक तो हम आ जाते हैं अब अगर बात की जाए, जैसे मैंने स्टार्ट में भी कहा कि पहले तो हम कपड़ों में हर रंग देखते थे, अपने मेकअप में डिफरेंट कलर्स देखते थे, या अपने आप को अपनी नेल पॉलिश लगानी उसमें डिफरेंट मल्टी कलर्स होते थे, या और जो बाकी चीज़ें हैं। जी। अब हम देखते हैं बालों पे वो सारे कलर आ गए। ऐसा वो ही है। सारे कलर मतलब जितने भी नीले पीले, ये पिंक और रेड ग्रीन ब्लू सारे जो हैं, ये हमने बालों पे अप्लाई करना शुरू कर दिया। देखिए, वो एक बहुत एक अच्छा चेंज है आई थिंक मार्केट में, और चेंज बड़ा होना अच्छा अच्छी लगता बात है, है। लेकिन जी उस चेंज के नुकसानात क्या है ये बताएं। जी बिल्कुल, नुकसानात ऑब्वियसली देखिए, हाँ। केमिकल प्रोसेस है, केमिकल ट्रीट कर रहे हैं आप, एक नेचुरल चीज़ है, ठीक है, आप नेचर को छेड़ रहे हैं, ये बात है। तो इफेक्ट तो आएगा डेफिनेटली, साइड इफेक्ट्स तो होंगे उसके। तो बहुत ही, अगर आप केयरफुली, ऐसा नहीं है कि सिर्फ साइड इफेक्ट्स होते हैं, हाँ। आप केयरफुली किसी भी चीज़ को लेके चलते हैं, उसको समझकर पढ़कर आप अगर Yes. यूज़ करते हैं उसका, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई इस तरह से साइड इफेक्ट ऐसे स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। यानी अगर आप हर चीज़ को उसके अकॉर्डिंग, उसके मुताबिक लेकर चलते तो प्रॉब्लम नहीं होगी। नहीं होगी। बट अगर आप उसका हद से ज़्यादा यूज़ या उसकी केयर नहीं करते आफ्टर कलर, तो देन प्रॉब्लम हो सकती है। एग्जैक्टली देखिए, हम कलर कर रहे हैं, कलर करें, क्योंकि ये हमारा एक शौक है, ठीक हाँ, है, बिल्कुल। फैशन है, ट्रेंड है, करना भी चाहिए, जैसे कि लेकिन आजकल उसके आया साथ हुआ साथ केयर मस्ट है। अब इसकी एग्जांपल मैं आपको एक ऐसे देती हूँ, आप एक ब्रांड का कुर्ता लेते हैं, ठीक है, तो आप क्या करते हैं उसको, उसकी केयर कितनी करते हैं? ओह, अब बहुत 15,000 का आपने एक ड्रेस ले लिया, आप क्या करेंगे उसको? ऑब्वियसली ड्राई क्लीन कराएंगे। जाहिर बात है, उसको आम वो साबुन से या सर्फ से तो आप उसको नहीं Exactly. वॉश करेंगे जी। कि भाई इतना महंगा जोड़ा है, इसका कलर ख़राब ना हो जाए। तो केयर तो मस्ट है हर चीज़ की। पहले केयर, आप केयर का पहले सोचें और बाकी स्टेप्स आप बाद में लें। एग्जैक्टली। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जो रिबॉन्डिंग आप इसको कहते हैं, केराटिन जी। जो बालों पे ये करवाते हैं, ये भी तो एक काफ़ी लंबा प्रोसीजर है। एक बाल के साथ आप मेरे से घंटों आप उसके साथ खेलते ही रहते हैं। हम कुछ टाइम के लिए वॉश करें तो वो अजीब सी कैफियत हो जाती है। सो आप वो घंटों उस बाल के साथ खेलते रहना, तो इससे भी बाल जो है वो कमज़ोर होता है या झड़ना गिरने का ख़तरा होता है? अच्छा, ऐसा है कि सबसे पहले तो मैं पॉइंट क्लियर कर दूं, रिबॉन्ड और केराटिन दोनों में क्या डिफरेंस है। हाँ। अच्छा, लोगों को आजकल यही आइडिया नहीं है कि रिबॉन्ड और केराटिन क्या चीज़ है। अच्छा जी। इसमें ये अलग अलग एग्जैक्टली, दोनों ही अलग प्रोसेस है। अच्छा, होता ये है कि केराटिन बेसिकली एक ट्रीटमेंट है, ठीक है। ठीक है, ये आपके हेयर की केयर के लिए होता है, अच्छा, इसके साइड इफेक्ट्स नहीं है। केराटिन के साइड जी, इफेक्ट्स नहीं है। आप इसकी अगर एप्लीकेशन ठीक नहीं कर रहे हैं, आप इसमें इसकी जो भी हैं टर्म्स एंड कंडीशंस उसको पढ़कर उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो डेफिनेटली फिर तो साइड इफेक्ट्स आएंगे। बट जो रिबॉन्ड है, रिबॉन्ड में आप अपने हेयर को परमानेंट बॉन्ड को रीबॉन्ड करें, उसका मीनिंग ही यही है, आप हेयर को रीबॉन्ड करें। तो उसके लिए आपको सबसे पहले तो हेयर को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। देखिए, मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप हेयर पे अगर काम करें, जितने भी सैलॉन्स वाले हैं, क्योंकि अभी हमारे यहाँ पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इस चीज़ का ट्रेंड आ चुका है। फॉरेनर्स में पहले बहुत ज़्यादा लोग लाइक करते थे, लेकिन एशियन हेयर और फॉरेनर्स, यूरोपियन और एशियन हेयर दोनों को डील करने में बहुत फ़र्क है। अच्छा, हमारा जो एशियन हेयर है ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, पिगमेंटेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप देखते होंगे कि जैसे देखिए हमारे यहाँ एशियन की स्किन्स भी डार्क है, तो ऑब्वियसली उनके हेयर की पिगमेंट भी डार्क है। तो उसको डील करना, उसको हैंडल करना बहुत थोड़ा सा ट्रिकी है। जब तक आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं हो, ठीक है। आप
अवेयरनेस नहीं हो, मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप हेयर पर काम करें। अच्छा, मुझे ये बताएं, मैंने ऐसी मैं बच्चियों को जानती हूँ, ऐसे सैलून्स वालों को जानती हूँ जो उन्होंने अपना एक सैलून खोला हुआ, उसमें डिफरेंट हेयर प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं और हर आने वाले जो भी उनसे डिमांड करते हैं उसका वो कलर कर देती हैं। उसके लिए बोर्निंग, केराटिन, व्हाटएवर जो भी ट्रीटमेंट, जो भी बालों एक उनकी जो रिक्वायरमेंट है, जो भी चल रहा है वो कर देती है। दूसरी ऐसी कुछ ख़वातीन, ऐसी बच्चियाँ जो घरों में जाके उनके बालों के साथ खेल रही होती है, मैं तो खेलना कहूँगी। सो ये क्या उन बच्चियों को या उन ख़वातीन को जो इस तरह से चीज़ों को लेके चल रही, क्या वाकई वो एक बाल को, हेयर को डिफरेंट, जो हर इंसान की डिफरेंट हो सकते हैं, उनको प्रॉपर रीड करती हैं, या सिर्फ पैसा कमाना है, मैंने उस पर जाके काम करना है, मुझे पैसे मिलेंगे, दैट्स इट? अच्छा, इसके लिए तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि जो लोग सबसे पहले कॉल करते हैं ऐसे लोगों को, ठीक है, उन लोगों को इसकी अवेयरनेस होनी चाहिए कि आया जिसे आप कम पैसों में काम हो रहा है, जी। वो जो हमने महंगे सैलून पे जाके कलर करवाना है, वो बंदी कम पैसों में घर आके कर देगी। तो आप पहले तो इस चीज़ की अवेयरनेस कंप्लीट कर लें कि क्या आया जो बंदी आपके पास आ रही है वो इतनी एक्सपर्ट है, उसे इतनी नॉलेज है, ठीक है। सबसे पहले, क्योंकि देखिए हेयर एक ऐसी चीज़ है, आप स्किन को रिपेयर कर सकते हैं, आप मेकअप उतार कर रिमूव करके दोबारा कर सकते हैं, लेकिन हेयर एक ऐसी चीज़ है जिसे आप रिपेयर नहीं कर सकते। तो उस पर आप रिस्क मत लें। जी, एक बार आपका लॉस हो गया तो वो हो गया। आप सबसे पहले तो उसको कम्प्लीटली इस चीज़ को सर्च करें। तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगी कि थोड़े से पैसों के लिए, कुछ हज़ार रुपए के लिए आप ये मत देखें, आपकी पूरी ओवरऑल पर्सनैलिटी का लॉस है। सबसे पहले आप इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। अच्छा, मैं यही सजेस्ट करूंगी कि आप मंथ में एक ड्रेस कम कर लें, ठीक है, अपनी वही इन्वेस्टमेंट अच्छी जगह पर लगा लें, अपने एग्जैक्टली बालों पे लगाए। अच्छा, इसमें मुझे एक ये चीज़ बताएं, जैसे हम अगर बात करें, ये तो हेयर कलर्स की हम बात करें, अब बात करते हैं डिफरेंट शैम्पूज़ की। जो लोग डेली शावर लेते हैं, डेली बाल वॉश करते हैं, क्या डेली शैम्पू यूज़ करने से भी हेयर फॉल हो सकता है, बाल कमज़ोर या झड़ना गिरना शुरू हो सकता है? जी। अच्छा, अब ये लोगों में सेंस नहीं है, मार्केट में बहुत सारे केमिकल्स वाले शैम्पूस पड़े हुए हैं। ओह बिल्कुल। अब हम जाएंगे, मैं किसी का नाम नहीं कोट करूंगी यहाँ पे, बिल्कुल। लेकिन मैं सिर्फ ये सजेस्ट करूंगी कि आप कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं, उसके ऊपर उसके इंग्रेडिएंट्स सबसे पहले मेंशन होते हैं, वो आप रीड कर लें कि आपके लिए क्या वो शैम्पू आपके लिए ठीक है, या कहीं आपके हेयर में वो प्रॉब्लम है और वो उसकी प्रॉब्लम को मज़ीद बढ़ा दे। इसको फोकस करने की ज़रूरत होती है। अच्छा, जो लोग स्पेशली कलर्स करते हैं हेयर में, केमिकल प्रोसेस करते हैं, उनका हेयर ट्रीटेड होता है, तो उनके लिए स्पेशली रिकमेंडेड होते हैं कि वो सल्फेट और पैराबिन फ्री शैम्पूज यूज़ करें, केमिकल फ्री शैम्पूज यूज़ करें। अच्छा, अब ये क्या है कि हम कलर्स कर रहे होते हैं, फिर उसके बाद हम ये नहीं देखते, हम कहते हैं 2-2 3-3 जी डेली शैम्पू नहीं करना, 2-2 3-3 दिन वॉश नहीं करते। भाई, अगर तो आप वर्किंग वुमन है, ठीक है, तो उसके लिए आपके हेयर में डेली इम्प्योरिटीज आती ही आती हैं, आप जो मर्जी कर लें। तो इम्प्योरिटीज को नीट करना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो आप डेली, मैं तो यही रिकमेंड करूंगी, शैम्पू की एक टाइमिंग होती है। सबसे पहले शैम्पू आप अपना वो सिलेक्ट करें जो आपके हेयर के लिए ठीक है, उसके अगर मुताबिक तो जी। अच्छा, शैम्पूज भी 2 तरह के आते हैं, एक आता है आपका मेडिकेटेड शैम्पू, एक होता है डेली बेसिस के लिए। अब ये देखना होता है, लोगों को ये भी अंदाजा नहीं होता कि अगर आप किसी प्रॉब्लम के लिए कोई शैम्पू यूज कर रहे हैं तो उसको डेली यूज नहीं किया जाता। अच्छा, क्योंकि वो रिपेयरेंस है। उसके लिए आपको करना ये होता है कि उसकी कुछ सिटिंग्स होती हैं, आप वीकली 2 टाइम, वीकली 1 टाइम, हर ब्रांड का एक डिफरेंट प्रोसीजर होता है, उसको फॉलो करना होता है। लेकिन अगर तो आप अपनी डेली बेसिस के लिए, इम्प्योरिटीज के लिए, प्यूरिफाइंग करने के लिए शैम्पू यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको करना ये होता है कि आप केमिकल फ्री शैम्पूज यूज करें। अच्छा, वो आपका क्या होता है कि वो आपके हेयर को बिल्कुल भी, आपके स्कैल्प को डैमेज नहीं करते। आपको करना ये होता है कि आप डेली शैम्पू करें जस्ट 30 सेकंड्स के लिए। शैम्पू की एक टाइमिंग होती है, क्योंकि आपने सिर्फ इम्प्योरिटीज निकालनी है, फ्रेश करनी है। कुछ लोग होते हैं वो ज्यादा टाइम रखते हैं, बस कि अच्छे से वो करे, इतने में क्या शैम्पू डेली करें, बट 2 टाइम मत करें, 2 टाइम्स मत करें। इस चीज को बहुत फोकस करने की जरूरत होती है। अच्छा, बहुत सारे मेरे ऐसे क्लाइंट्स हैं जो कहते हैं कि शैम्पू लेके जाते हैं और वीक में ही उनकी बॉटल खत्म हो जाती है। अच्छा, वो होता ये है कि जो वीक में बॉटल खत्म हो जाती है, उसकी रीजन क्या होती है कि जी मेरी इम्प्योरिटीज नहीं निकली, मुझे तो प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैं तो री शैम्पू करती हूँ। भाई, आप री शैम्पू आपके हेयर को डिस्टर्ब करेगा, आपके स्कैल्प को डिस्टर्ब करेगा, चाहे वो केमिकल फ्री है। जी, 1 टाइम इनफ होता है। और जो अच्छे शैम्पूस होते हैं उनको कभी भी ज्यादा टाइम अप्लाई करने की जरूरत नहीं होती। तो उसके लिए करना ये होता है कि आप जस्ट अप्लाई करें, जस्ट आपने स्कैल्प पर मसाज किया, ठीक है, 30 सेकंड्स के बाद आप वॉश कर दें उसको।
काफी इनफ होते हैं। आप अच्छे अब से मैं बाल डेली साफ वॉश होते हैं। करती हूँ, मैं हाँ। डेली वॉश करती हूँ, मैं डेली कलर मतलब मेरी रूटीन में मैं अपना कलर चेंज करती अच्छा, हूँ, आपके कैरी आपके करती तो हूँ। हाँ एग्जैक्टली बालों का वो आए दिन कलर भी चेंज होता है, सो आपके बाल डैमेज नहीं हो। केयर मस्ट है ना, देखें हर चीज़ की केयर पहले है, हाँ। आपको केयर लाजमी हाँ। करनी चाहिए कोई भी। अच्छा, ये जो करवा लेती हैं रिबॉन्डिंग करवा लेती हैं, फिर उसके उनको केयर प्रॉपर या डिफरेंट ये जो कलर्स आ रहे होते हैं, इसकी केयर हम फिर साथ साथ किस तरह से कर सकते हैं ताकि वो एक तो बाल उलझे ना, कमज़ोर ना हो और झड़े ना। अच्छा, जैसे हमारा टॉपिक पहले भी थोड़ा सा मिस हो गया था, उसमें कैराटीन और हम रिबॉन्ड को डिस्कस कर रहे थे। कैराटीन बेसिकली हमारा हेयर जो है वो बना ही कैराटीन से है, अच्छा। प्रोटीन बेस्ड है। हाँ। तो हेयर में जितना ये जो मॉइस्चर है ये आपका प्रोटीन है, ठीक ठीक है, है। उसका डायरेक्ट कनेक्टिविटी आपके बॉडी के साथ है। अच्छा। आपके ब्लड से जो आपको प्रोटीन जा रहा है आपके हेयर में, उसका नाम है केराटिन। और अगर आपके हेयर में प्रोटीन कम है, कुछ लोग क्या कर रहे होते हैं, डेली बेसिस पे आयरन कर रहे होते हैं हाँ, बालों को स्ट्रेट बिल्कुल करने के लिए। straight करना, अच्छा, yes। होता क्या है उसमें आपके Blow हेयर का dry कर मॉइस्चर रहे हैं, लेस होता है। straight कर रहे हैं, जी, हाँ, ये different उसमें आपके हेयर का मॉइस्चर लेस होता है, तो उसको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। आप अच्छा, डेली उसके बेसिस लिए भी पर कहते हैं ना कुछ सीरम यूज करें साथ, अगर आपने डेली स्ट्रेट भी करना है तो। आप थर्मल प्रोटेक्टर यूज़ कर भी ले, हाँ। आप हीट दे रहे हैं अपने हेयर को, ऑब्वियसली डैमेजेस आएंगे। अच्छा, यानी उस सीरम का कुछ फायदा नहीं होने वाला। नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। 20% 30% आपकी प्रोटेक्शन हो कुछ जाती है। प्रोटेक्शन होती जी। है, यानी 100% आपके बाल सेफ सिक्योर नहीं है, डैमेज होंगे ही होंगे अगर आप Exactly। डेली आयरन कर रहे हो तो। अगर आपको इतना शौक है कि आपका बाल स्ट्रेट दिखे, आप ब्लो ड्राई कर लें। उसके अलावा एक सेकंड ऑप्शन है कि आप केराटिन करा लें। अब बाल स्ट्रेट करने की तभी ज़रूरत पड़ती है जब आपके बालों में डिहाइड्रेशन होती है। अच्छा, अब नेचुरल अगर आप हेयर को देखें तो नेचुरल जो आपका हेयर है वो कभी भी फ्रीजी और फूला हुआ नहीं होता। नहीं होता, हाँ बिल्कुल ऐसे ही। आप वर्जन हेयर को अगर देख लें मैं तो वही मैंने बात की ना कि जब आप वर्जन हेयर को डिफरेंट कलर्स देते हैं तो उस बेचारे का हाल क्या होता है, वो कितना बर्दाश्त करेगा। एग्जैक्टली। अब ये उसके बेसिकली जो आप कहते हैं ना, कलर कर लिया, अभी कलर किया, मैंने फ्लाम ब्रांड का कलर लगाया था और मेरा बाल जो है वो फट गया। आपकी रेसिपी, आपकी कलर एप्लीकेशन, आपकी टाइमिंग, हर चीज़ मैटर कर रही होती है। अनीसा, मैंने बाल कलर करवाए थे, मेरा ऐसा बैड एक्सपीरियंस रहा कि उसके बाद मैंने अपने बाल यकीन को सारे कटवा दिए। शॉर्ट हेयर है मेरे, अब लॉन्ग हेयर थे मेरे, सो इसलिए क्योंकि वो मेरा बाल ना मुझे फटाफट रहता है, उलझा उलझा बाल, जितनी दफ़ा मैंने कॉम किया वो उसी तरह उलझे हुए, और मुझे फिर उसके लिए हेयर मास्क प्रॉपर यूज़ करना पड़ता है ताकि वो थोड़े सुलझे हुए रहें। Exactly। इतने अजीब बाल हो गए थे और वो लगते ही नहीं थे कि ये मेरे बाल है, अरे आर्टिफिशियल को साथ रखे हुए मैंने। सो उन चीज़ों से तंग आके मुझे अपने बाल कटवाने पड़े, यानी कि इतना बैड एक्सपीरियंस। लेकिन आपको कटवाने नहीं चाहिए थे। आपके हेयर में जो है लेस हो गया था आपका प्रोटीन, आप उसको मेंटेन करती, थोड़ा टाइम लगता। कोई नहीं, आ जाएंगे वापस आ जाएंगे। हाँ, घर की खेती है बिल्कुल, वो तो आ ही वापस आ जाती है। तो लेकिन ये है कि एटलीस्ट अपने आपको शॉर्ट हेयर में भी देख लिया कि हम कैसे हाँ जी, एग्जैक्टली। नेक्स्ट टाइम के लिए मैं यही ये सजेस्ट करूंगी कि अगर तो बाल आपका बर्न हो गया, हाँ, डैमेज हो गया, तो मस्ट यू शुड गो फॉर कटिंग। अगर आपका जो बाल है वो डैमेज नहीं है, सिर्फ डिहाइड्रेट है, ठीक है, फ्रीजनेस है, तो ठीक है। आप उसके लिए हमारे पास अभी मार्केट में बहुत अच्छी चीज़ें आ गई हैं। Alright, बहुत अच्छा, सारी न्यू फॉर्मुलेशंस आ गई ठीक हैं। हो गया। वो फार्मोले इलाज जो है वो हमारे नाजरीन को बताया, हमारे पास तकरीबन 1 मिनट है, तो नाजरीन को सोल्यूशन बता दें कि बाल गिरने से कैसे हम खुद को रोक सकते हैं, डैमेज बाल को किस तरह से रिपेयर कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले ये कि आपका अगर बाल डिहाइड्रेट है तो उसके लिए आपको प्रोटीन्स, मॉइस्चर्स वाली चीज़ें डेली बेसिस पे यूज़ करनी होंगी। अच्छा, उसमें आपकी डाइट्स में भी, और अगर आफ्टर केयर प्रोडक्ट्स की हम बात करें तो उसमें बहुत सारे कंडीशनर्स, लोग शैम्पू कर लेते हैं उसके बाद कंडीशनर नहीं यूज़ करते, जो कि सेमी प्रोटीन होता है, ठीक है, वो आपके हेयर को नरिश रखता है, ठीक है, तो उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। एक परसेंटेज होती है आपके जो शैम्पू से ड्राइनेस आती है, ठीक है। वो उसको रिकवर कर देता है। ठीक हो गया। और एक प्रॉब्लम और भी होता है, लोगों को ये भी आइडिया नहीं होता कि जितने भी मॉइस्चराइजर के प्रोडक्ट्स होते हैं लोग स्कैल्प पर अप्लाई कर लेते हैं, इससे बहुत ज़्यादा अवॉइड करें हाँ, आपके ये कहा हेयर जाता फॉल है की। exactly जी कि आपने उसको स्किन पे यूज़ नहीं जी, करना आपके बालों में। हेयर की एक मेन रीज़न ये भी होती है हेयर फॉल की कि आप स्कैल्प में जब मॉइस्चर दे देते हो तो आपका हेयर बहुत ही सॉफ्ट होकर स्कैल्प से निकल जाता है। तो ओके, बेहतर है तो आप इस चीज़ का लेंथ ख्याल एंड रखें, यानी कि आप जी जड़ों में मत लगाएं। जी, लेंथ एंड एंड्स पे इसको यूज करें, आप अपने नीचे के बालों में इसको अप्लाई करें सेमी वेट हेयर पे। कंडीशनर की टाइमिंग 3 मिनट्स होती है, और मास्क अगर डीप मॉइस्चराइजर आपका ज़्यादा डिहाइड्रेट बाल है तो उसके लिए आप उसको 10 to 15 मिनट्स दे सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया निशा, आपने हमें वक्त दिया, लेकिन Thank you so much। कुछ बहुत अहम चीज़ें आपसे हमें जानने का मौका मिला। यकीनन नाज़रीन बालों की बात करते हैं कि छोटी मोटी चीज़ें होती हैं जो हमें पता नहीं होती, जो खुद से हम टोटके अप्लाई कर रहे होते हैं।
इन टोटकों से छुटकारा हासिल करें, और जो वाकई एक्सपर्ट्स लोग हैं जो हेयर के बारे में, आपकी स्किन के बारे में तमाम तरह चीज़ें जानते हैं, उनसे जाके आप डिस्कस करें और उनसे सलूशन लें, ताकि आपको मज़ीद आपकी जो शख्सियत है, जो आपकी हेयर है, उसमें बिगाड़ ना आए। अगला एक और बहुत ही अहम हमारा टॉपिक है, जैसे अभी हमने बालों पे बात की, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं आपकी स्किन के हवाले से। आप जो खूबसूरत सा मेकअप करते हैं, उस मेकअप से जो बिगाड़ आता है, उस पर बात करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। बैक नाज़रीन, सचरा में कहेंगे खुशामदीद। आज का जो प्रोग्राम है इंतहा इंटरेस्टिंग, बहुत इंफॉर्मेटिव है, क्योंकि जब बात हो रही हो आपकी पूरी पर्सनालिटी पे, पूरी शख्सियत पे, आपको खूबसूरत बनाने पे, आपके पहनावे पे, आपके खूबसूरत से बालों पे, आपकी खूबसूरत से स्किन पे, यानी आप जिस तरह से खूबसूरत लग सकते हैं, खूबसूरत खुद को बना सकते हैं, उन तमाम तो चीज़ों पर जब डिस्कशन हो रही हो तो इंसान बड़ा फोकस होकर सुनता है, तवज्जो देता है, तो कि हाँ भाई मुझे किस तरह से खूबसूरत लगना है, या ये प्रॉब्लम आ रही है तो मैंने किस तरह से इसको हल करना है, तो यकीनन इंसान जो है उस चीज़ को एंजॉय भी करता है। जैसे आज का प्रोग्राम स्पेशली हम तो बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि अगर बात की जाए अवेयरनेस की, तो भी हर इंसान चाहेगा कि वो हर छोटी बड़ी चीज़ से आगाह हो। अगर बात की जाए पहनावे की, ड्रेसिंग की, तो भी हम सब चाहते हैं। अगर ख़वातीन की बात करूँ, वो तो कुछ ज़्यादा ही अलर्ट हो जाती हैं कि मौसम बदल रहा है तो चीज़ें बदल रही है, फ़ैशन बदल रहा है, कलर्स बदल रहे हैं, तो हम तो यकीनन अलर्ट हो जाती हैं। अब जो हमारा सेगमेंट है जिस पे हम बात करने वाले हैं, वो हैं ख़वातीन को कभी शॉर्ट हेयर्स का शौक़ आ जाता है, कभी लॉन्ग हेयर्स का शौक़ आ जाता है, कभी उन्हें ब्लैक करने हैं, कभी उन्हें वाइट करने हैं बाल, कभी उन्हें डार्क ब्राउन करने हैं, कभी उन्हें लाइट ब्राउन करने हैं, कभी उन्हें ऐश कलर चाहिए, यानी कि इतने कलर, जितने कलर कॉम्बिनेशन, इवन रेड कलर, ग्रीन कलर, ब्लू कलर, बालों के उन्होंने ये रंग करवाने। तो आप फिर खुद सोचें कि ये बेचारा जो आपका नाजुक बाल है, ये कितना तशद्दुद बर्दाश्त करेगा। आप इसके ऊपर जब कट डाउन करते जाएंगे, डिफरेंट चीज़ें अप्लाई करते जाएंगे, जितने ये फार्मूला देखिए, जितने भी ये आपके बालों पे क्रीम, ये कलर जो यूज़ होते हैं, ये तो नहीं कि बहुत ज़्यादा ये ऑर्गेनिक चीज़ों से बनाए हुए, इसमें केमिकल होते हैं। तो केमिकल आपका बाल कितना उसको बर्दाश्त करेगा, एक लिमिट होती है। सो जब आपका वो वर्जन हेयर उन केमिकल को बर्दाश्त करते करते बेचारा थक जाता है, तो वो हेयर फॉलिंग का सिलसिला शुरू हो जाता है। फिर हम कहते हैं हम गंजेपन का शिकार हो रहे हैं। अब हम क्या करें, फिर डॉक्टर की तरफ भागेंगे, हेयर ट्रांसप्लांट की तरफ जाएंगे, फिर आगे और बहुत सारी चीज़ें जो है वो आप पे असरअंदाज होना शुरू हो जाती हैं। आप उस आर्टिफिशियल चीज़ों की वजह से आप डिप्रेशन का शिकार भी हो सकते हैं। सो ये प्रॉब्लम जो कि इस वक्त सबके साथ है, तकरीबन हेयर फॉलिंग की अगर हम बात करें तो सबके बाल झड़ रहे हैं, और लोग इवन मर्द हजरात की बात करो वो भी गंजेपन का शिकार हो रहे हैं, ख़वातीन की बात करो तो वो भी हो रही हैं। तो डिफरेंट वो कलर्स का अप्लाई करना शुरू कर देते हैं जिससे उनका वो गंजापन छुप जाए, या आर्टिफिशियल वो हेयर्स एक्सटेंशंस का वो यूज़ करना शुरू कर देते हैं ताकि लोग उनका मजाक ना उड़ाए। सो आप मजाक ना बने, इसीलिए हमने आज का ये सेगमेंट रखा है जिसमें हम जानेंगे कि ये बाल क्यों गिरते हैं। कुछ वजह तो मैंने बता दी, वजूहात मैंने बता दी, मज़ीद क्या वजूहात हो सकते हैं ये तो हमें हेयर एक्सपर्ट ही बता सकती हैं, जो कि हमारे साथ हैं वजूहात और इलाज बताने के लिए अनीसा हबीब साहब। अस्सलाम वालेकुम अनीसा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, थोड़ी बहुत तबीयत ख़राब है जैसे आपकी वैसे मेरी। जी बिल्कुल, एग्जैक्टली ऐसा ही है। अनीसा माशाल्लाह, पहले तो आपके बालों का कलर बहुत खूबसूरत, क्योंकि आप खुद हेयर एक्सपर्ट हैं, खुद एक जो हेयर स्टूडियो है वो रन कर रही है माशाल्लाह से। आपके नाम से ये जी AH हेयर स्टूडियो ज़बरदस्त माशाल्लाह से। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि ये बालों का गिरने का सिलसिला शुरू क्यों होता है? अच्छा, सबसे पहले तो हमें ये देखने की ज़रूरत होती है, हम इस चीज़ को बेसिकली फोकस नहीं करते
कि हम अपनी डेली की रूटीन में जो डाइट्स ले रहे होते हैं बेसिकली, अच्छा। आपकी डाइट्स बहुत इफ़ेक्ट करती हैं, आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है या नहीं है। मेन रीज़न तो आप देखें, जितने भी हैं हम टोटकास्ट कर रहे होते हैं और हम टेम्पररी चीज़ों की तरफ फोकस कर रहे होते हैं। हम ये नहीं देख रहे होते कि क्या आया जो हम डाइट ले रहे हैं, क्या हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रांग है या नहीं। इसकी कुछ रीजंस ये भी होती हैं कि जैसे देखिए हम डेली बेसिस पर मेडिकेशंस ले रहे होते हैं, अच्छा उसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट आता है आपका। अगर आपकी आयरन की डेफिशिएंसी है, सबसे पहले इफेक्ट आपकी स्किन और आपके हेयर पर आता है इसका। जी, तो ये मेन रीजंस होती हैं। आई डोंट नो ये राइट और रॉन्ग कि एक बच्चा जब माँ उसको फीड करवा रही है तब भी उसके बाल जो हैं वो झड़ते हैं। इज इट ट्रू? एग्जैक्टली क्योंकि देखें अब डेफिशिएंसी मदर में आ रही है तो डेफिशिएंसी का इफ़ेक्ट तो आएगा ना, ये भी एक रीज़न होती है। अच्छा अगर हम लेडीज़ की बात करें, ख़वातीन की बात करें, तो जैसे प्रेगनेंसी के दौरान या फिर आप डिस्कस कर लें कि जी आपका हार्मोन्स इशू है, हार्मोन्स अनबैलेंस हैं, तो तब भी ये सबसे पहले इफ़ेक्ट जो है आपकी बॉडी पे, आपके स्किन और आपके हेयर पर आता है। नज़र आएगी ये चीज़ें, नज़र आएंगी, चाहे वो आपके फेस के, आपकी स्किन को डैमेज करे या फिर आपके बालों ये असरअंदाज एग्जैक्टली इशू आएगा। जी बिल्कुल। अच्छा इसकी एक रीज़न और भी है। देखिए हम क्या कर रहे होते हैं कि हम फोकस नहीं करते कि बेसिकली आपको करने की जो डाइट्स में सबसे ज़्यादा आपको ज़रूरत होती है कि आप लिक्विड्स का इस्तेमाल करें। बिल्कुल जी, ये तो जूसीज लें आप। आयरन जितना आपका मेंटेन होगा आपकी बॉडी में उतना ही आपका ना हो सके। एग्जैक्टली अभी जैसे वेदर चल रहा है, अगर हम विंटर की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले हमारी बॉडी डिहाइड्रेट होती है। तो पानी कम पीते हैं ना जी, प्यास नहीं लग रही, चाय पी ली, कॉफ़ी पी ली, हाँ पानी की कमी पूरी हो गई, ऐसे थोड़ी होता है। एग्जैक्टली उसका इफेक्ट सबसे पहले आपकी अगर स्किन पर आ रहा है तो हेयर पर भी आएगा। तो आपका जब हेयर डिहाइड्रेट होगा डैंड्रफ की शक्ल में। एग्जैक्टली डैंड्रफ, देखिए डैंड्रफ तो आपको स्कैल्प में आ रही है ना, लेकिन आप इस चीज़ को देखें कि आपका जो हेयर है, स्कैल्प और हेयर दोनों को आप मिक्स मत करें। आपके स्कैल्प के प्रॉब्लम्स अलग हैं, आपके हेयर के प्रॉब्लम्स अलग हैं, डिफरेंट हो सकते हैं। जी। अच्छा हमें ये देखने की भी ज़रूरत होती है, अक्सर लोगों को ये नहीं पता चल रहा होता कि हेयर फॉल है या हेयर ब्रेकेज है। ओह जी, अच्छा, इस चीज़ को बहुत ज़्यादा देखने की ज़रूरत होती है कि आपको आया हेयर फॉल है या हेयर ब्रेकेज है। ये कैसे पता चलेगा? अच्छा इसमें होता ये है कि हेयर फॉल आपको हमेशा स्कैल्प की प्रॉब्लम की वजह से होता है। ठीक है। जो आपका हेयर ब्रेकेज होता है वो आपकी हेयर की डिहाइड्रेशन की वजह से होता है। ओह माय गॉड, इलाज भी इसका हम जानेंगे। मुझे ये बताएं, एक तो हम आ जाते हैं अब अगर बात की जाए, जैसे मैंने स्टार्ट में भी कहा कि पहले तो हम कपड़ों में हर रंग देखते थे, अपने मेकअप में डिफरेंट कलर्स देखते थे, या अपने आप को अपनी नेल पॉलिश लगानी उसमें डिफरेंट मल्टी कलर्स होते थे, या और जो बाकी चीज़ें हैं जी। अब हम देखते हैं बालों पे वो सारे कलर आ गए। ऐसा ही है। सारे कलर मतलब जितने भी नीले पीले, ये पिंक और रेड ग्रीन ब्लू सारे जो हैं ये हमने बालों पे अप्लाई करना शुरू कर दिया। देखिए वो एक बहुत एक अच्छा चेंज है आई थिंक मार्केट में, और चेंज बड़ा होना अच्छा अच्छी लगता बात है। लेकिन जी उस चेंज के नुकसानात क्या है ये बताएं। जी बिल्कुल, नुकसानात ऑब्वियसली देखिए केमिकल प्रोसेस है, केमिकल ट्रीट कर रहे हैं आप, एक नेचुरल चीज़ है, ठीक है, आप नेचर को छेड़ रहे हैं, ये बात है, तो इफेक्ट तो आएगा डेफिनेटली, साइड इफेक्ट्स तो होंगे उसके। तो बहुत ही अगर आप केयरफुली, ऐसा नहीं है कि सिर्फ साइड इफेक्ट्स होते हैं, आप केयरफुली किसी भी चीज़ को लेके चलते हैं, उसको समझकर पढ़कर आप अगर यूज़ करते हैं उसका, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई इस तरह से साइड इफेक्ट ऐसे स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। यानी अगर आप हर चीज़ को उसके अकॉर्डिंग उसके मुताबिक लेकर चलते तो प्रॉब्लम नहीं होगी। बट अगर आप उसका हद से ज़्यादा यूज़ या उसकी केयर नहीं करते आफ्टर कलर, तो देन प्रॉब्लम हो सकती है। एग्जैक्टली देखिए हम कलर कर रहे हैं, कलर करें क्योंकि ये हमारा एक शौक है, ठीक है, फैशन है, ट्रेंड है, करना भी चाहिए, जैसे कि लेकिन आजकल उसके आया साथ साथ केयर मस्ट है। अब इसकी एग्जांपल मैं आपको एक ऐसे देती हूँ, आप एक ब्रांड का कुर्ता लेते हैं, ठीक है, तो आप क्या करते हैं उसको, उसकी केयर कितनी करते हैं? आप 15,000 का आपने एक ड्रेस ले लिया, आप क्या करेंगे उसको? ऑब्वियसली ड्राई क्लीन कराएंगे, जाहिर बात है, उसको आम वो साबुन से या सर्फ से तो आप उसको नहीं वॉश करेंगे कि भाई इतना महंगा जोड़ा है, इसका कलर खराब ना हो जाए। तो केयर तो मस्ट है हर चीज़ की। पहले केयर, आप केयर का पहले सोचें और बाकी स्टेप्स आप बाद में लें। एग्जैक्टली। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये जो रिबॉन्डिंग आप इसको कहते हैं, केराटिन जो बालों पे ये करवाते हैं, ये भी तो एक काफ़ी लंबा प्रोसीजर है। एक बाल के साथ आप मेरे से घंटों आप उसके साथ खेलते ही रहते हैं। हम कुछ टाइम के लिए वॉश करें तो अजीब सी कैफियत हो जाती है, सो आप वो घंटों उस बाल के साथ खेलते रहना, तो इससे भी बाल जो है वो कमज़ोर होता है या झड़ना गिरने का ख़तरा होता है? अच्छा ऐसा है कि सबसे पहले तो मैं पॉइंट क्लियर कर दूं, रिबॉन्ड और केराटिन दोनों में क्या डिफरेंस है।
अच्छा, लोगों को आजकल यही आइडिया नहीं है कि रिबॉन्ड और केराटिन क्या चीज़ है। अच्छा जी। इसमें ये अलग अलग एग्जैक्टली दोनों ही अलग प्रोसेस है। अच्छा, होता ये है कि केराटिन बेसिकली एक ट्रीटमेंट है, ठीक है। ठीक है, ये आपके हेयर की केयर के लिए होता है, अच्छा, इसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। केराटिन के साइड जी, इफेक्ट्स नहीं है। आप इसकी अगर एप्लीकेशन ठीक नहीं कर रहे हैं, आप इसमें इसकी जो भी हैं टर्म्स एंड कंडीशंस उसको पढ़कर उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो डेफिनेटली फिर तो साइड इफ़ेक्ट्स आएंगे। बट जो रिबॉन्ड है, रिबॉन्ड में आप अपने हेयर को परमानेंट बॉन्ड को रीबॉन्ड करें, उसका मीनिंग ही यही है, आप हेयर को रीबॉन्ड करें। तो उसके लिए आपको सबसे पहले तो हेयर को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। देखिए, मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप हेयर पे अगर काम करें, जितने भी सैलॉन्स वाले हैं, क्योंकि अभी हमारे यहाँ पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इस चीज़ का ट्रेंड आ चुका है। फॉरेनर्स में पहले बहुत ज़्यादा लोग लाइक करते थे, लेकिन एशियन हेयर और फॉरेनर्स, यूरोपियन और एशियन हेयर दोनों को डील करने में बहुत फ़र्क है। हमारा जो एशियन हेयर है ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, पिगमेंटेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप देखते होंगे कि जैसे देखिए हमारे यहाँ एशियन की स्किन्स भी डार्क है, तो ऑब्वियसली उनके हेयर की पिगमेंट भी डार्क है। तो उसको डील करना, उसको हैंडल करना बहुत थोड़ा सा ट्रिकी है। जब तक आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं हो, आप अवेयरनेस नहीं हो, मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप हेयर पर काम करें। अच्छा, मुझे ये बताएं, मैंने ऐसी बच्चियों को जानती हूँ, ऐसे सैलून्स वालों को जानती हूँ जो उन्होंने अपने एक सैलून खोला हुआ, उसमें डिफरेंट हेयर प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं और हर आने वाले जो भी उनसे डिमांड करते हैं उसका वो कलर कर देती हैं, उसके रिबॉन्डिंग, केराटिन, व्हाटएवर जो भी ट्रीटमेंट, जो भी बालों एक उनकी जो रिक्वायरमेंट है, जो भी चल रहा है वो कर देती है। दूसरी ऐसी कुछ ख़वातीन, ऐसी बच्चियाँ जो घरों में जाके उनके बालों के साथ खेल रही होती, मैं तो खेलना कहूँगी। सो ये क्या उन बच्चियों को या उन ख़वातीन को जो इस तरह से चीज़ों को लेके चल रही, क्या वाकई वो एक बाल को, हेयर को डिफरेंट, जो हर इंसान की डिफरेंट हो सकते हैं, उनको प्रॉपर रीड करती हैं, या सिर्फ पैसा कमाना है, मैंने उस पर जाके काम करना है, मुझे पैसे मिलेंगे, दैट्स इट? अच्छा, इसके लिए तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि जो लोग सबसे पहले कॉल करते हैं ऐसे लोगों को, ठीक है, उन लोगों को इसकी अवेयरनेस होनी चाहिए कि आया जिसे आप कम पैसों में काम हो रहा है, वो जो हमने महंगे सैलून पे जाके कलर करवाना है, वो बंदी कम पैसों में घर आके कर देगी। तो आप पहले तो इस चीज़ की अवेयरनेस कंप्लीट कर लें कि क्या आया जो बंदी आपके पास आ रही है वो इतनी एक्सपर्ट है, उसे इतनी नॉलेज है, ठीक है। सबसे पहले, क्योंकि देखिए हेयर एक ऐसी चीज़ है, आप स्किन को रिपेयर कर सकते हैं, आप मेकअप उतार कर रिमूव करके दोबारा कर सकते हैं, लेकिन हेयर एक ऐसी चीज़ है जिसे आप रिपेयर नहीं कर सकते। तो उस पर आप रिस्क मत लें। जी, एक बार आपका लॉस हो गया तो वो हो गया। आप सबसे पहले तो उसको कम्प्लीटली इस चीज़ को सर्च करें। तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगी कि थोड़े से पैसों के लिए, कुछ हज़ार रुपए के लिए आप ये मत देखें, आपकी पूरी ओवरऑल पर्सनैलिटी का लॉस है। सबसे पहले आप इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। अच्छा, मैं यही सजेस्ट करूंगी कि आप मंथ में एक ड्रेस कम कर लें, ठीक है, अपनी वही इन्वेस्टमेंट अच्छी जगह पर लगा लें, अपने एग्जैक्टली बालों पे लगाएं। अच्छा, इसमें मुझे एक ये चीज़ बताएं, जैसे हम अगर बात करें, ये तो हेयर कलर्स की हम बात करें, अब बात करते हैं डिफरेंट शैम्पूज़ की। जो लोग डेली शावर लेते हैं, डेली बाल वॉश करते हैं, क्या डेली शैम्पू यूज़ करने से भी हेयर फॉल हो सकता है, बाल कमज़ोर या झड़ना गिरना शुरू हो सकता है? जी, अच्छा, अब ये लोगों में सेंस नहीं है, मार्केट में बहुत सारे केमिकल्स वाले शैम्पूस पड़े हुए हैं। बिल्कुल। अब हम जाएंगे, मैं किसी का नाम नहीं कोट करूंगी यहाँ पे, लेकिन मैं सिर्फ ये सजेस्ट करूंगी कि आप कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं, उसके ऊपर उसके इंग्रेडिएंट्स सबसे पहले मेंशन होते हैं, वो आप रीड कर लें कि आपके लिए क्या वो शैम्पू आपके लिए ठीक है, या कहीं आपके हेयर में वो प्रॉब्लम है और वो उसकी प्रॉब्लम को मज़ीद बढ़ा दे। इसको फोकस करने की ज़रूरत होती है। अच्छा, जो लोग स्पेशली कलर्स करते हैं हेयर में, केमिकल प्रोसेस करते हैं, उनका हेयर ट्रीटेड होता है, तो उनके लिए स्पेशली रिकमेंडेड होते हैं कि वो सल्फेट और पैराबेन फ्री शैम्पूज यूज़ करें, केमिकल फ्री शैम्पूज यूज़ करें। अच्छा, अब ये क्या है कि हम कलर्स कर रहे होते हैं, फिर उसके बाद हम ये नहीं देखते, हम कहते हैं 2-2 3-3 जी डेली शैम्पू नहीं करना, 2-2 3-3 दिन वॉश नहीं करते। भाई, अगर तो आप वर्किंग वुमेन है, ठीक है, तो उसके लिए आपके हेयर में डेली इम्प्योरिटीज़ आती ही आती हैं, आप जो मर्जी कर लें। तो इम्प्योरिटीज़ को नीट करना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो आप डेली, मैं तो यही रिकमेंड करूँगी, शैम्पू की एक टाइमिंग होती है। सबसे पहले शैम्पू आप अपना वो सिलेक्ट करें जो आपके हेयर के लिए ठीक है, उसके अगर मुताबिक तो जी। अच्छा, शैम्पूज भी 2 तरह के आते हैं, एक आता है आपका मेडिकेटेड शैम्पू, एक होता है डेली बेसिस के लिए। अब ये देखना होता है, लोगों को ये भी अंदाजा नहीं होता कि अगर आप किसी प्रॉब्लम के लिए कोई शैम्पू यूज कर रहे हैं तो उसको डेली यूज नहीं किया जाता। अच्छा, क्योंकि वो रिपेयरेंस है,
उसके लिए आपको करना ये होता है कि उसकी कुछ सिटिंग्स होती हैं। आप वीकली 2 टाइम, वीकली 1 टाइम, हर ब्रांड का एक डिफरेंट प्रोसीजर होता है, उसको फॉलो करना होता है। लेकिन अगर तो आप अपनी डेली बेसिस के लिए इम्प्योरिटीज़ के लिए प्यूरिफाइंग करने के लिए शैम्पू यूज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको करना ये होता है कि आप केमिकल फ्री शैम्पूज यूज़ करें। अच्छा, वो आपका क्या होता है कि वो आपके हेयर को बिल्कुल भी आपके स्कैल्प को डैमेज नहीं करते। आपको करना ये होता है कि आप डेली शैम्पू करें जस्ट 30 सेकंड्स के लिए। शैम्पू की एक टाइमिंग होती है, क्योंकि आपने सिर्फ इम्प्योरिटीज निकालनी है, फ्रेश करनी है। कुछ लोग होते हैं वो ज्यादा टाइम रखते हैं, बस वो कि अच्छे से वो करे, इतने में क्या शैम्पू डेली करें, बट 2 टाइम मत करें, 2 टाइम्स मत करें। इस चीज़ को बहुत फोकस करने की जरूरत होती है। अच्छा, बहुत सारे मेरे ऐसे क्लाइंट्स हैं जो कहते हैं कि शैम्पू लेके जाते हैं और वीक में ही उनकी बॉटल खत्म हो जाती है। अच्छा, वो होता ये है कि जो वीक में बॉटल खत्म हो जाती है उसकी रीज़न क्या होती है कि जी मेरी इम्प्योरिटीज़ नहीं निकली, मुझे तो प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैं तो री शैम्पू करती हूँ। भाई, आप री शैम्पू आपके हेयर को डिस्टर्ब करेगा, आपके स्कैल्प को डिस्टर्ब करेगा, चाहे वो केमिकल फ्री है। जी, 1 टाइम इनफ होता है। और जो अच्छे शैम्पूज होते हैं उनको कभी भी ज़्यादा टाइम अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होती। तो उसके लिए करना ये होता है कि आप जस्ट अप्लाई करें, जस्ट आपने स्कैल्प पर मसाज किया, ठीक है, 30 सेकंड्स के बाद आप वॉश कर दें उसको। इनफ होते हैं। अब मैं डेली वॉश करती हूँ, मैं डेली कलर, मतलब मेरी रूटीन में मैं अपना कलर चेंज करती हूँ, कैरी करती हूँ। हाँ एग्जैक्टली, बालों का वो आए दिन कलर भी चेंज होता है, तो आपके बाल डैमेज नहीं होते। केयर मस्ट है ना, देखें हर चीज की केयर पहले है। आपको केयर लाजमी करनी चाहिए। कोई भी अच्छा, ये जो करवा लेती हैं, रिबॉन्डिंग करवा लेती हैं, फिर उसके उनको केयर प्रॉपर या डिफरेंट ये जो कलर्स आ रहे होते हैं, इसकी केयर हम फिर साथ से किस तरह से कर सकते हैं ताकि वो एक तो बाल उलझे ना, कमज़ोर ना हो और झड़े ना? अच्छा, जैसे हमारा टॉपिक पहले भी थोड़ा सा मिस हो गया था, उसमें कैराटीन और हम रिबॉन्ड को डिस्कस कर रहे थे। कैराटीन बेसिकली हमारा हेयर जो है वो बना ही कैराटीन से है। अच्छा, प्रोटीन बेस्ड है। तो हेयर में जितना ये जो मॉइस्चर है ये आपका प्रोटीन है, ठीक है, उसका डायरेक्ट कनेक्टिविटी आपके बॉडी के साथ है। आपके ब्लड से जो आपको प्रोटीन जा रहा है आपके हेयर में, उसका नाम है केराटिन। और अगर आपके हेयर में प्रोटीन कम है, कुछ लोग क्या कर रहे होते हैं, डेली बेसिस पे आयरन कर रहे होते हैं बालों को स्ट्रेट करने के लिए। अच्छा, होता क्या है उसमें आपके हेयर का मॉइस्चर लेस होता है जी, उसमें आपके हेयर का मॉइस्चर लेस होता है, तो उसको मेंटेन करना बहुत जरूरी है। आप डेली बेसिस पर कहते हैं ना, सीरम यूज करें साथ, अगर आपने डेली स्ट्रेट भी करना है तो आप थर्मल प्रोटेक्टर यूज कर भी ले। आप हीट दे रहे हैं अपने हेयर को, ऑब्वियसली डैमेजेस आएंगे। यानी उस सीरम का कुछ फायदा नहीं होने वाला। नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। 20% 30% आपकी प्रोटेक्शन हो जाती है, प्रोटेक्शन होती है, यानी 100% आपके बाल सेफ सिक्योर नहीं है, डैमेज होंगे ही होंगे अगर आप डेली आयरन कर रहे हो। तो अगर आपको इतना शौक है कि आपका बाल स्ट्रेट दिखे, आप ब्लो ड्राई कर लें। उसके अलावा एक सेकंड ऑप्शन है कि आप केराटिन करा लें। अब बाल स्ट्रेट करने की तभी ज़रूरत पड़ती है जब आपके बालों में डिहाइड्रेशन होती है। अच्छा, अब नेचुरल अगर आप हेयर को देखें तो नेचुरल जो आपका हेयर है वो कभी भी फ्रीजी और फूला हुआ नहीं होता। हाँ, बिल्कुल ऐसे। आप वर्जन हेयर को अगर देख लें तो वही मेरे बात की कि जब आप वर्जन हेयर को डिफरेंट कलर्स देते हैं तो उस बेचारे का हाल क्या होता है, वो कितना बर्दाश्त करेगा। एग्जैक्टली। अब ये उसके बेसिकली जो आप कहते हैं ना, कलर कर लिया, अभी कलर किया, मैंने फ्लाम ब्रांड का कलर लगाया था और मेरा बाल जो है वो फट गया। आपकी रेसिपी, आपकी कलर एप्लीकेशन, आपकी टाइमिंग, हर चीज मैटर कर रही होती है। अनीसा, मैंने बाल कलर करवाए थे, मेरा ऐसा बैड एक्सपीरियंस रहा कि उसके बाद मैंने अपने बाल यकीन को सारे कटवा दिए। शॉर्ट हेयर है मेरे, अब लॉन्ग हेयर थे मेरे, तो इसलिए क्योंकि वो मेरा बाल ना मुझे ऐसा फटा फटा रहता है, उलझा उलझा बाल, जितनी दफ़ा मैंने कॉम किया वो उसी तरह उलझे हुए, और मुझे फिर उसके लिए हेयर मास्क प्रॉपर यूज़ करना पड़ता है ताकि वो थोड़े सुलझे हुए रहें। इतने अजीब बाल हो गए थे और वो अब लगते ही नहीं थे कि ये मेरे बाल है, अरे आर्टिफिशियल को साथ रखे हुए मैंने। तो उन चीज़ों से तंग आके मुझे अपने बाल कटवाने पड़े, यानी कि इतना बैड एक्सपीरियंस। लेकिन आपको कटवाने नहीं चाहिए थे। आपके हेयर में जो है लेस हो गया था आपका प्रोटीन, आप उसको मेंटेन करती, थोड़ा टाइम लगता, कोई नहीं, आ जाएंगे वापस आ जाएंगे। हाँ, घर की खेती है, बिल्कुल वो तो आ ही जाती है। तो लेकिन ये है कि सबने आपको शॉर्ट हेयर में भी देख लिया कि हम कैसे। हाँ जी, एग्जैक्टली। नेक्स्ट टाइम के लिए मैं यही ये सजेस्ट करूंगी कि अगर तो बाल आपका बर्न हो गया, डैमेज हो गया, तो मस्ट यू शुड गो फॉर कटिंग। अगर आपका जो बाल है वो डैमेज नहीं है, सिर्फ डिहाइड्रेट है, ठीक है, फ्रीजनेस है,
तो है। आप उसके लिए हमारे पास अभी मार्केट में बहुत अच्छी चीज़ें आ गई हैं, ऑलराइट, बहुत अच्छा, सारी न्यू फॉर्मुलेशंस आ गई ठीक हैं। हो गया। वो फार्मूले इलाज जो है वो हमारे नाज़रीन को बताया। हमारे पास तकरीबन 1 मिनट है, तो नाज़रीन को सोल्यूशन बता दें कि बाल गिरने से कैसे हम खुद को रोक सकते हैं, डैमेज बाल को किस तरह से रिपेयर कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले ये कि आपका अगर बाल डिहाइड्रेट है तो उसके लिए आपको प्रोटीन्स, मॉइस्चर्स वाली चीज़ें डेली बेसिस पे यूज़ करनी होंगी। अच्छा, उसमें आपकी डाइट्स में भी, और अगर आफ्टर केयर प्रोडक्ट्स की हम बात करें तो उसमें बहुत सारे कंडीशनर्स, लोग शैम्पू कर लेते हैं उसके बाद कंडीशनर नहीं यूज़ करते, जो कि सेमी प्रोटीन होता है, सही। ठीक है, वो आपके हेयर को नरिश रखता है, ठीक है। तो उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। एक परसेंटेज होती है आपके जो शैम्पू से ड्राइनेस आती है ठीक वो है। उसको रिकवर कर देता है। ठीक हो गया। और एक प्रॉब्लम और भी होता है, लोगों को ये भी आइडिया नहीं होता कि जितने भी मॉइस्चराइजर के प्रोडक्ट्स होते हैं लोग स्कैल्प पर अप्लाई कर लेते हैं, इससे बहुत ज़्यादा अवॉइड करें हाँ, आपके ये कहा हेयर जाता फॉल है की। एग्जैक्टली जी कि आपने उसको स्किन पे यूज़ नहीं जी, करना आपके बालों में। हेयर की एक मेन रीज़न ये भी होती है हेयर फॉल की कि आप स्कैल्प में जब मॉइस्चर दे देते हो तो आपका हेयर बहुत ही सॉफ्ट होकर स्कैल्प से निकल जाता है। तो ओके, बेहतर है तो आप इस चीज़ का लेंथ एंड ख्याल एंड्स रखें, यानी कि आप पे, जी जड़ों में मत लगाएं। जी, लेंथ ठीक। एंड एंड्स पे इसको यूज़ करें, ठीक आप है। अपने नीचे के बालों में इसको अप्लाई करें ठीक है। सेमी वेट हेयर पे। ठीक कंडीशनर की हो गया, टाइमिंग 3 ठीक। मिनट्स होती है, और ठीक है। मास्क अगर डीप मॉइस्चराइजर हाँ। आपका ज़्यादा डिहाइड्रेट बाल है तो उसके लिए आप उसको 10 to 15 मिनट्स दे रख सकते हैं। ठीक हो, बहुत शुक्रिया निसा, आपने हमें वक्त जी, दिया, लेकिन बहुत थैंक यू सो मच। कुछ बहुत अहम चीज़ें आपसे हमें जानने का मौका मिला। यकीनन नाज़रीन बालों की बात करते हैं कि छोटी मोटी चीज़ें होती हैं जो हमें पता नहीं होती, जो खुद से हम टोटके अप्लाई कर रहे होते हैं। सो इन टोटकों से छुटकारा हासिल करें, और जो वाकई एक्सपर्ट्स लोग हैं जो हेयर के बारे में, आपकी स्किन के बारे में तमाम तरह चीज़ें जानते हैं, उनसे जाके आप डिस्कस करें और उनसे सोल्यूशन लें, ताकि आपको मज़ीद आपकी जो शख्सियत है, जो आपकी हेयर है, उसमें बिगाड़ ना आए। अगला एक और बहुत ही अहम हमारा टॉपिक है, जैसे अभी हमने बालों पे बात की, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं आपकी स्किन के हवाले से। आप जो खूबसूरत सा मेकअप करते हैं, उस मेकअप से जो बिगाड़ आता है उस पर बात करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ। वेलकम बैक नाजरीन, सब्सक्राइब में कहेंगे खुश आमदीद। होपफुली आप आज का शो एंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि इंटरेस्टिंग चीज़ें आपके सामने आ रही हैं। घूमने फिरने की जब हम बात करते हैं, सैर तफरीह की बात करते हैं, सेहत की बात करते हैं, हर इंसान ज़रा एक्टिव हो जाता है कि हाँ वीकेंड आता है, मुझे भी कहीं घूमने फिरने जाना चाहिए। तो जब ऐसे टूरिस्ट से वाबस्ता लोग हम बुलाते हैं, उनसे हम बड़ी चीज़ें जानते हैं, हमें भी थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि अच्छा मार्केट में क्या चल रहा है। अगर डिफरेंट कंपनीज आपको अप्रोच करती हैं तो आपने उनके साथ किस तरह से डील करना है, उनका रिएक्शन क्या हो, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये सही वाला बंदा है या थोड़ा आपको आपकी जेब पे जो है ना वो भारी पड़ने वाला है। सो ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। तो इन तमाम चीज़ों को अगर हम बात करते हैं कि ये टूरिज़्म कंपनी वाले ये अपने आप को ज़रा एक्टिव रखते हैं, ग्रूम रखते हैं, हर चीज़ के बारे में नॉलेज होता है, तो यकीनन जो इनके साथ बंदा जा रहा है उसे भी अंदाज़ा होना चाहिए कि वो सही कंपनी के थ्रू अपने वीकेंड को, अपने डेज़ को जो है वो एंजॉय करने के लिए जा रहा है। उसको किस तरह से फैसिलिटेट किया जाएगा, उसको किस तरह से, देखिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है आप किसी भी टूरिज़्म कंपनी को आप ज्वाइन करते हैं, किसी के साथ भी आप जाते हैं, तो आप अपने आप को रिलैक्स कंफर्टेबल फील करें, एक फैमिली इन्वायरमेंट हो, ना कि आप लगे कि अच्छा मैं वहाँ पर भी अकेला घूम रहा था, मैं यहाँ पर भी अकेला घूम रहा हूँ। तो ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। तो इन चीज़ों को कैसे कवर कर सकते हैं, कैसे ये घुल मिल के हम अपने जो भी ट्रिप, जिस ट्रिप पे आप जा रहे हैं, 1 दिन के, 2 दिन के, 4 दिन, हफ्ता, 10 दिन, जितने भी आपके दिन है, तो वो कैसे खूबसूरती से के साथ आप स्पेंड कर सकते हैं, इसी पे हम कर रहे हैं बात। वैसे एक आपने बाइक की स्टोरी का जिक्र किया था, वो स्टोरी अगर आप हमें सुना दे तो बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। बाइक राइडिंग का हाँ। शुरू से ही पिंडी बॉयज़ हैं, हाँ। तो शौक तो रहता है, ठीक है। तो मुझे 125 का बड़ा शौक है, अच्छा। ठीक है। अभी रिसेंटली मैं परचेज़ भी करने वाला हूँ, Great। लेकिन ये है कि कुछ फादर मामा की वजह से वो कहते हैं फास्ट लाते हो तो डर रहता है। ज़ाहिर बात है, माँ बाप तो वैसे ही परेशान हो जाते हैं। खैर मेरा एक फ्रेंड है टीवीएस में, मेहर शरियार, अच्छा। जो टीवीएस को ऑन करते हैं, दवाला सोसाइटी को। हाँ। तो उन्होंने मुझे वैसे ही, मैं ऑफिस बैठा हुआ, उन्होंने कहा वैसे रमज़ान था, तो
वैसे नीलम चलना है अफ्तार ड्राइव पे। अच्छा अच्छा चले जाते हैं। तो मैं शुरू से मैं रेडी रहता हूँ, मुझे एडवेंचर के लिए आप एनी टाइम आप कॉल करेंगे, मैं कहूँगा मैं ऑफिस ऑफ करता हूँ या अपना काम कंप्लीट करता हूँ, चले जाते हैं। अवैस रेडी है, अवैस रेडी है। उसने कहा ठीक है, मैंने कहा पहले बाइक। बैग पैक करके रखा हुआ है। बैग पैक नहीं होता हमारा, हम अच्छा। बैग के बगैर भी निकल जाते हैं tourism के, हम इतने शौकीन हैं। ओए होए होए। तो बस उसने मुझे टेक्स्ट किया और मैंने कहा बाइक, कहता बाइक का मसला नहीं है, फ्रेंड से ले लेते हैं। मैंने कहा ठीक है। हम गए, एक उसका गुजर फ्रेंड था, उसके घर से हमने बाइक लिया। बाइक की कंडीशन ये कि ना हमने हवा चेक की ना बाइक को कुछ चेक किया, हम बाइक पे बैठे, किक लगाई, नीलम वैली की तरफ रवाना। यहाँ से आई थिंक रिकॉर्ड टाइम होगा ये 7 आवर्स में हम नॉन स्टॉप नीलम वैली 8 मकाम में थे। माय गॉड, हमने बाइक स्टॉप नहीं किया, सिर्फ एक स्टे किया रास्ते पे, वो भी मुजफ्फराबाद के अंदर शॉर्ट सा। और वहाँ पे हमने अफ्तार ड्राइव की। तो काफ़ी अच्छा लगा कि 8 मकाम मैं पहली दफ़ा गया था, लेकिन वहाँ के लोगों की कोऑपरेशन, इन्वायरमेंट, हमें पूरे रास्ते पे अनसेफ फील नहीं हुआ। उधर के रोड सब, मतलब मेरे लिए वो एक्सपीरियंस एक न्यू था बाइक पे, और मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था बाइक पे। तो वहाँ से जब हम वापस निकले तो रात थी। वो दोस्त मुझे कह रहा कि यार इस टाइम नहीं निकलते, सुबह निकल जाएंगे। मैंने कहा भाई फैमिली के साथ कमिटमेंट है और लाजमी जाना है। तो हम इवनिंग में निकले, कोई मगरिब के करीब। तो अगेन 7 आवर्स के करीब हम दोबारा रावलपिंडी थे और नाइट ड्राइव पे। माय गॉड। तो उसके बाद फिर मेरा एडवेंचर हुआ फ्लड में। अच्छा। बाइक पे। अब वो एडवेंचर था, तो वो भी मैं ऑफिस में बैठा। अच्छा। मुझे मॉर्निंग में मतलब ये कुछ प्लान सडन हुए। तो उसने मुझे कहा चरसदा जाना है। अच्छा। फ्लड आया हुआ, चेक तो करने जाएंगे जो डोनेशन हमें लोग दे रहे हैं वो सही जगह पे हम लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे हैं। तो हमने डिसाइड किया, मैंने फिर क्वेश्चन किया उस पर, मैंने कहा बाइक। कहता है यार बाइक तो नहीं है तुम्हारा, ठीक है। मैंने कहा हाँ कल ही सेट करवाया। तो कहता है 70 बाइक है, कहता है इसी पे चलते हैं। सही। तो अभी भी बायर जो जिस पे मैं हूँ, ये मेरे फादर की तरफ से गिफ्टेड भी है मेरे पास। अच्छा। तो उसको मैं सेल तो नहीं करूँगा कभी भी, तो मैं इसका काम बहुत करवाता हूँ। तो खैर हम बाइक पे निकल गए, हम चरसदा गए, हमने विजिट वगैरह किया। आगे एंड तक जब फ्लड आया हुआ था सारा एरिया हमने विजिट किया। वहाँ बड़ों जो एक डॉक्टर साहब थे उनसे मिले। वापसी पे हम नौशहरा पहुंचे तो हमें फ्लड आ गया। जो नौशहरा का फ्लड आया था उसके फ्रंट पे थे हम। तो वो दोस्त मुझे कहा यार कुछ नहीं होता, अगला मोड़ मोड़ेंगे तो फ्लड खत्म हो जाएगा। अच्छा। हम थोड़ा सा आगे, वो जो पीछे पानी आ रहा था वो भी 2.5 फुट हो चुका था। यानी कि ना आगे जाने के लिए ना पीछे, वो सेंटर में फंस गए। खैर मेरा तो दिल डरा क्योंकि मैंने तो कहा भाई मुझे तो घर जाना है, तुम्हें अगर नहीं ज़रूरत। मैंने कहा भाई मैं बाइक टर्न करूँ। मैंने बाइक टर्न किया, खैर अल्लाह अल्लाह करके हमने उस पानी में से बाइक गुजारा। फिर हम मिसालपुर वाली साइड से, और उसके बाद इंटरेस्टिंग ये चीज़ मेरी लाइफ में रही कि मैंने मोटरवे पे राउंड अबाउट कोई 40 to 45 किलोमीटर 70 बाइक चलाया। ये जो हमारी मेन मोटरवे है। और मुझे इन्होंने पकड़ा, मैं एंटर हुआ उधर से चरसदा वाली साइड से, और मुझे मोटरवे पुलिस ने आके पकड़ा टेक्सला के करीब। अच्छा। तो वो एक एडवेंचर था मेरे लिए। ये तो वाकई था। तो वो मैं रिमेंबर रखा हुआ है कि 70 बाइक पे आप मोटरवे पे जा रहे हैं, और वहाँ पे एपेक्स, मेरान, आल्टो, ये सब हमारे साथ रेसेस लगाने वाले थे। वैसे क्या वो एक लम्हा, एक मोमेंट होगा। हाँ, प्राउड फील कर रहे थे ना भाई 70 पे बैठा हूँ, गाड़ी वाले मेरे साथ रेस लगा रहे हैं। बिल्कुल। और हम क्रॉस भी कर, मतलब आप देखें 120 110 पे अगर बाइक जा रहा है और मेरान 80 की स्पीड पे जा रही होती है या 90 या 100 पे, तो आप उसके साथ कम्पीट कर रहे होते हैं। चले अब वो अगर मेहरान की बात करें, वो तो 800 सीसी है, आप 70 पे हैं, तो इधर हवा कट हो रही है ना। वो बिल्कुल, वो तो बेचारी जो है बाइक तो हवाओं में होंगी। ऐसे ही है। और चला फिर हम जैसे रहे हो तो लेकिन मैं मैसेज यही दूंगा कि मैंने चलाया भी है तेज बाइक, लेकिन बाइक राइडिंग से अवॉइड करें, ठीक है। कोशिश करें कि आजकल ना लोकल आप लोगों के पास एडवांस एक अलग चीज़ है, लेकिन अपना ख्याल रखना ये बहुत ज़्यादा। लोकल ट्रांसपोर्ट इतनी आ गई है, हर एरिया में लोकल ट्रांसपोर्ट आजकल इन ड्राइव है, ये चीज़ें आप ये यूज़ करें। अगर आप बाइक से थोड़ा सा भी डरते हैं, तो अगर कॉन्फिडेंस रखते हैं फिर बेशक जाए। अच्छा, मुझे बड़ा डर लगता है बाइक से। जैसे मैंने बाइक से, डर के आगे तो जीत है ना। वो तो है, लेकिन वो ये किस्मत है, अगर डर के आगे आपको मौत लिखी हुई तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मैं देखता हूँ नाइट में ना वो फीमेल्स 1 to 5 चला रही होती हैं, ऐसे ही है, हम हैरान हो रहे होते हैं कि हम इतना अच्छा नहीं चला सकते जितना वो चला रही है। मैंने अपने भाई को एक दफ़ा बोला, मैं अदर स्टेट से ट्रैवल करके आ रही थी, तो मैंने कहा कहाँ मैं इन ड्राइव करूँगी, वेट करूँगी। उसको मैंने कहा तुम इधर करीब ही हो गए तो बाइक पे ना मुझे पिक कर लेना। अब मैं ये तो उसको बोल तो बैठी, अब बाइक पे बैठ तो गई, और उसको बार बार कह रही हूँ आहिस्ता चलाओ, आहिस्ता चलाओ, टर्न आने वाला है, आहिस्ता से टर्न करना, क्योंकि मैंने कहा ये 2 पहिए वाले स्लिप हो गया तो हम तो गए। तो मेरे घर पहुंचने तक मैंने उसको बार बार आहिस्ता चलाओ, तेज नहीं करना, साइड पे हो जाओ, पीछे से गाड़ी आ रही है। तो रिटर्न वो कहते हैं जब तुम गाड़ी चला रही होती हो तो तुम्हारे साथ जो बाइक वाले गुजरते हैं, क्या तुम एहतियात करती हो? मैं कहा यार डेफिनेटली करती हूँ, मैं उनको थोड़ी मार के वहाँ से गुजरती हूँ। अब तो ये बाइक चलाने वाले पे है कि वो कैसे चला रहा है, कितनी 1% लोग करते हैं एहतियात। बाइक वाला बेचारा खुद बाइक चला रहे होंगे ना तो कट मारेंगे, मसला नहीं है। अच्छा,
खुद गाड़ी चला रहे हैं, मैं भी गाड़ी चलाता हूँ, तो वो गलती से आ जाएगा ना तो उसको ऐसी 2-3 सुना देंगे, वो बेचारा वो देखता भी नहीं है वापस मुड़ के। ये देखिए इसमें बाइक वालों की गलती होती भी है। अब हम खुद भी तो चलाते हैं ना, तो उस टाइम हम नहीं देखे, उस टाइम हम गाड़ी वाले कहते हैं भाई तुमने इधर टर्न क्यों की है। हाँ, अब बिल्कुल एक दूसरे को ब्लेम गेम का सिलसिला शुरू हो जाता है। ये सेंसिबल बने, पाकिस्तानी हैं। अब पाकिस्तानी हमारी ऐसी कौम है ना कि इनको उंगली पकड़ा दी जाए ना, ये उंगली पकड़ी रखेंगे। ये अगर अब मैं सियासत के ऊपर बात नहीं करना चाहूँगा, लेकिन अगर देखा जाए तो पाकिस्तानी अवाम को ना उंगली पकड़ाई हुई है हमारे हुक्मरानों ने, ठीक है, और हमने उंगली पकड़ी हुई है। बस जहाँ उन्होंने हमें घसीटा हुआ है हम उनके पीछे उधर पीछे घसीटे चले जा रहे हैं। अब सारे लोग सोचते हैं ना, हर बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है मैंने बाहर जाना, मैंने बाहर जाना। और भाई बाहर जाके 50,000 लाख कमा लोगे, वही पाकिस्तान के अंदर पड़ा। ये सियासतदानों के पास कहाँ से पैसा आता है? पाकिस्तान से निकालते हैं। आप अपने मुल्क में अपनी फैमिली के साथ होते हैं, यहाँ पे कितने मौके, जैसे आप ये इकरा टूरिज्म की बात करें, ये कितनी बड़ी फील्ड है, बड़ी मार्केट है, ये बहुत बड़ी मार्केट। लेकिन वही अगर आपको हावनो है, आपको इतनी आपके अंदर पावर है कि आप लोगों को डील कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो, जिम्मेदारी लेने के काबिल हो, आप संभाल सकते हो, तो ये बहुत बड़ी मार्केट है, इंडिपेंडेंट मार्केट है। आपको कोई वो पूछ नहीं है क्यों इतना ले रहे हो, क्यों इतना कमा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, बस कुछ टर्म्स है आपने वो फॉलो करनी है। पॉजिटिव एंड ये है कि इस मार्केट के अंदर आप विदाउट इन्वेस्टमेंट एक अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। मैंने ये जितना काम किया मैंने विदाउट इन्वेस्टमेंट किया। अच्छा। लोग कहते हैं कि फेसबुक के ऊपर मार्केटिंग एड्स लगाएं, इंस्टाग्राम पे मार्केटिंग। ये मैं पूछने भी लगी थी कि अगर इन्वेस्टमेंट के बगैर हम इस काम को अगर कोई नौजवान स्टार्ट करना चाहता है तो इज इट पॉसिबल? अब मैंने हार्ड वर्क है इस काम के ऊपर। फेसबुक है, उसके ऊपर कोई लिमिट तो नहीं है आपको कितने ग्रुप्स ज्वाइन करें, कितनी। अब शेयर की थोड़ी लिमिट होती है कि आप 200-300 शेयर के बाद थोड़ी से वो बैन हो जाता है 1 आवर के लिए या 24 आवर्स के लिए। ऐसे ही है। तो मैंने मल्टीपल आईडीज बना ली। से बड़ा होता है मुझे आए दिन जो है ना फेसबुक ने नोटिस दिया होता है, नहीं मैंने रूल्स की खिलाफवर्जी कर रही है। आईडीज और पेजेस बना लिए हैं, ठीक है। फिर मैंने यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेजेस, ऑफिस को स्पेसिफिक ग्रुप्स में जाके लोगों को टारगेटिंग करके अपने सर्कल में ऐड कर लिया। ग्रेट। तो अब जब मैं पोस्ट लगाता हूँ तो मैं एक पोस्ट के ऊपर 300-400 शेयर्स करता हूँ। आपने उनको फॉलो करना है, कुछ ऐसे टर्म्स हैं, आप उनको करो फॉलो। आपको आइडिया होना चाहिए कि किस मार्केट को, किन लोगों को आप टारगेट कर रहे हैं। अननोन पर्सन को रिक्वेस्ट भेज रहे हैं ना, वो आप पे फौरन क्वेश्चन करेगा हु आर यू। यस। तो आप उसे सिंपल बताएं कि मैं अपना सोशल सर्कल इंक्रीज कर रहा हूँ, मैं ये काम करता हूँ। बिल्कुल। आप क्या बताओ कि आप मुझे जानते हो? नहीं, हाँ, मुझे जानते हो, नहीं जानते हो, आप कहाँ पढ़े हो, वो रेफरेंस निकालना शुरू कर देते हैं। वो ये जाहिर बात है, एक से दूसरे आपके मैसेज पे आपको या तो ब्लॉक करेगा या जवाब नहीं देगा। तो सिंपली आपने उसको हेलो हाय सलाम किया, आप अपना वो जो आप मैसेज कन्वे करना चाहते हो वो आप उसको भेजें, आप डिलीवर करें, ताकि वो देख ले। अगर उसने आगे आप बात को बढ़ाना है तो वो बढ़ाए, वरना वो वहीं पे आपको। हम 4% जो एक साथ काम कर रहे हैं। हाँ। अब 1-2 लोग हैं जो बूस्ट लगाते हैं हम में से। अच्छा। अगर वो भी 15 क्लाइंट्स लेके आते हैं, चले मेरे क्लाइंट्स 3-4 काम है, मेरे 10 है, और मैं वो विदाउट बूस्ट ला रहा हूँ, तो वो कौन सा बेटर हुआ? विदाउट बूस्ट वाला बेटर हुआ ना। ट्रू। ठीक है। अब मैक्सिमम टाइम उनको लॉस भी होता है। अगर मेरा क्लाइंट नहीं है तो मुझे लॉस नहीं है, क्योंकि आपको एग्जैक्टली मैंने बूस्ट नहीं लगाया हुआ। ठीक है। अब वो थोड़ी भी वही मेहनत है, 5,000-6,000 struggle की रीच आ रही है। मेहनत क्या है? हार्डली 10 मिनट्स की मेहनत है। ठीक है। मैं इसके ऊपर ज़रा टाइम नहीं देता, मेरा कंटेंट क्रिएट नहीं होता, लेकिन जो मेरा क्लाइंट आता है वो 110% सेटिस्फाई होके जाता है। मैं उनको ज़रा भी, आर्मी के लोग भी आते हैं साथ ज्वाइन करते हैं। मेरे टीचर्स हैं द क्वेस्ट एजुकेशन सिस्टम के साथ, मैंने रिसेंट टूर्स किए हैं। आई थिंक 500+ स्टूडेंट्स थे। एक अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा उनके साथ। उन्होंने मुझे पढ़ाया भी। उन्होंने पहले खुद क्या बेटा, पहले मैं खुद आऊँगा, उसके बाद में पहले मैं एक्सपीरियंस करूँगा कि क्या कैसे आप किस तरह सर्विसेज देते, उसके बाद मैं फिर आगे रेकमेंड करूँगा। बिल्कुल। ग्रेट। इकरा, मैं आपसे जानती हूँ अवैस से, तो इतनी बातें कर रहे हैं ना कि बस आज कंटेंट बहुत है। एग्जैक्टली होना भी चाहिए। हो जितना आपके एक्सपीरियंस में चाहते हो हमारे साथ शेयर करें, ताकि नाज़रीन को पता चले, कि अगर यंग टैलेंट की बात करें तो वो कैसे इस फील्ड में आगे खुद को मनवा सकते हैं। मैं थोड़ी सी ख़वातीन की अगर बात कर लूँ तो आप जब ट्रिप्स के साथ जाती हैं, डेफिनेटली फैमिलीज होती हैं, लेडीज़ होती हैं, क्या रिस्पॉन्स होता है उनका? फैमिलीज का रिस्पॉन्स आई थिंक मुझे लगता है कोऑपरेशन पे सब डिपेंड करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप खुद कोऑपरेटिव होने चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता है कि हम इंट्रोवर्ट पर्सन बन के बैठ जाएं कि हम किसी से बात नहीं करते, अपना मूड है। इवन बाज़ों का ऐसा भी होता है, मतलब हम खुद मेंटली डिस्टर्ब होते हैं, लेकिन हमें उस टाइम अपने कंफर्ट लेवल पे आना होता है, क्योंकि हमने डील करना है। फैमिलीज हैं हमारे साथ, कोई गर्ल्स होती हैं अकेले हमें ज्वाइन करती है। जैसे मैं भी फर्स्ट थी तो मैंने अपनी फैमिली के साथ तो ज्वाइन नहीं किया था, मैं भी सिर्फ मैं फर्स्ट टूर पे मैंने से करिए वैसे मैं बोर तो नहीं होंगी क्वेश्चन क्योंकि होते हैं ना।
सबसे ज्यादा एंजॉय ये कर रही थी? एंजॉय नहीं, जब ये एंट्रेंस हुई ना इनकी बात में 5 मिनट गुजरे तो मैं सब कह रही यार ये बहुत बोलती है, इसे चुप कराओ। माय गॉड। लेकिन आज इकरा नहीं बोल रही है। मैं बहुत टॉकेटिव हूँ, मतलब इनफैक्ट मुझे खुद भी फील होता है कि मैं बहुत एक्स्ट्रा बोलती हूँ। लेकिन आज इकरा आप नहीं बोल रही। आज अवैस बाजी ले रहे हैं। अब ज़ाहिर बात है जब बॉयज से बात आएगी तो हम चुप तो नहीं रहेंगे। उन्होंने स्टार्ट में कहा था कि बॉयज इस फील्ड में आगे हैं, तो अब आपको खुद को जो है ना वो मनवाना चाहिए था। नहीं, हम गर्ल्स भी मतलब इनको क्रॉस कट करें। इनफैक्ट मुझे बेसिकली होता ये है कि नहीं, बेसिकली होता है कि जैसे गर्ल्स होती है ना, हमें फर्स्ट स्टेप खुद भी रखने में थोड़ा सा हो रहा होता है कि फैमिली इश्यूज हैं। मोस्टली गर्ल्स को ये होता है कि वो खुद बहुत कुछ करना चाह रही होती हैं, लेकिन उनको ये होता है कि यार फैमिली, मामा मना कर देंगी, पापा मना कर देंगे, ये होता है। मतलब मम्मा पापा ने अपनी जिंदगी गुजार दी, बच्चों को आगे बढ़ने दो भाई। पाकिस्तान में तो बच्चे भी बहुत ऐसे हैं ना कि पेरेंट्स थोड़ी सी इतनी सी डील दें तो बच्चे बिल्कुल ही निकल जाते हैं। वो वाला सिर्फ ये है कि लिमिट क्रॉस कर देते खुद हैं। साथ जाए ना, कोई बड़ा भाई है, कोई सिस्टर है, एक दो दफा खुद साथ जाए, जब तक वो सेटिस्फाई नहीं होते उसको अलाउ ना करें, लेकिन उसके साथ जाएं तो सही, उसको एक दफा पुश तो करें। हमारे लोगों की हम पुश ही नहीं करने देते। मैंने ट्यूशंस भी पढ़ाए हैं, तो ट्यूशंस के अंदर भी मतलब अवैस आप और क्या क्या काम करते हो, हम पहले हमें ये बता दो ताकि फिर हम वन बाय वन उस पे हम सवाल कर सके। काम तो बहुत सारे करता हूँ क्योंकि मल्टी टैलेंटेड। देखें आप यंग है ना तो आप कुछ भी कर सकते हैं। टिल 30 इयर्स आपके पास अगर टाइम है। यही अवैस हमारे तमाम यंगस्टर्स की सोच हो जाए, चाहे उसमें फीमेल है या मेल हैं, तो क्या ही बात हो। कोई नौकरी के पीछे ना भागे, डिग्री लेके ये ना कहे कि मैं तो बेरोजगार बैठा हूँ। नहीं देखे ना, पाकिस्तानियों को एक बहुत बड़ा मशहूर इनके बारे में फिक्र है कि जुगाड़ी है, तो हमारे काम में जुगाड़ ढूंढते हैं, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा मसला है। अब मैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान में पढ़ता हूँ, ठीक है। मैंने पहले यूईटी की ब्रांच थी एफकॉम, उसमें मैंने यूनिवर्सिटी स्विच की। अब मेरी स्टडी स्विच हुई है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से मैं स्विच हो गई। ठीक है, बस ब्रेक की जाने बढ़ना है। ब्रेक के बाद ये इंटरेस्टिंग डिस्कशन के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, सच में कहेंगे खुशामदीद। बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक पे आज इंटरेस्टिंग बातें जो हैं वो हो रही हैं और मल्टी टैलेंटेड लोग हमारे साथ मौजूद हैं। हम टूरिस्ट की बात करें, लेकिन ये सिर्फ टूरिज़्म से नहीं बल्कि और बहुत सारे काम करते हैं, होना भी चाहिए। वैसे हम यही बात कर रहे थे कि अगर आप जैसे माशाल्लाह यंगस्टर्स, बाकी हमारे जो यंगस्टर्स जो हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अगर आप लोगों की तरह हो जाएं कि जो उनके अंदर टैलेंट है, आजकल तो बहुत बेशुमार, एक की बजाय 10-10 काम करने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन करना नहीं चाहते, वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते। तो अगर आप इन्हीं चीज़ों के ऊपर वो सोचना शुरू कर दें कि मैं इंडिपेंडेंट हो जाऊँ, अपना कोई काम, कोई बिजनेस शुरू कर दूँ, तो ये जो हम बात करते हैं कि सीवी हमारे पास तो इतनी आला डिग्री है लेकिन बेरोजगार फिर उन्हें ये नहीं सोचना पड़ेगा। नहीं देखे ना, सोच सब लेते हैं, करते कोई नहीं। दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं, जो रास्ता दिखाने वाले हैं, रास्ता सब दिखाते हैं लेकिन डेस्टिनेशन नहीं बताते, ठीक है। मैं नाइट में जब जॉब करता हूँ, HR ओरिएंटेशन वगैरह मैं देता हूँ, तो ओरिएंटेशन होती है हार्डली 30 मिनट्स की। अच्छा। तो मेरी जाती है 3 आवर्स पे। तो उसके अंदर मैं ये गाइड नहीं करता उनको कि यार आप लोग ये फलानी काम है, ये भी कर लो, फ्रीलांसिंग भी कर लो, डिजिटल मार्केटिंग कर लो। मैं उनको काम वो बताता हूँ जो रियलिस्टिक हो, वो कर सके। ठीक है। अब वर्चुअल यूनिवर्सिटी से मैंने बात स्टार्ट की थी, सिर्फ सबज बाग नहीं दिखाने होते आपने। हाँ, तो मुझे नहीं पता था कि उससे इतनी इनकम आएगी मुझे। अच्छा। तो PDFs होते हैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी के। तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी वाले अगर सुन रही हो तो कहीं मुझे पकड़ भी ना लें कि हमारी बुक सेल करता है। तो मैंने राउंड अबाउट 11,000 का प्रिंटर आया था। अच्छा। तो मैंने पहले कैंपस से बुक्स प्रिंट कराई, फिर मैंने जब कहा कि A4 पेपर पे बुक प्रिंट हो रही है, क्यों ना मैं घर में करूं, क्योंकि ऑफिस में जॉब तो करता था, पता तो था कैसे प्रिंटिंग होती है। मैंने घर पे प्रिंट की। जब अपनी प्रिंट की तो अंदाजा हुआ कि यार जो बाहर से हम 10 रुपए का एक साइड प्रिंट करा रहे हैं, वो घर पे मुझे हार्डली 4 to 5 रुपीज की पड़ रही थी, वो डबल साइड, सिंगल भी नहीं। तो मैंने वही आइडिया आया, मैंने मार्केट किया, और अब अल्हम्दुलिल्लाह जब भी सेमेस्टर स्टार्ट होता है तो मेरे सेमेस्टर की फीस होती है 25K या इतनी, तो उससे ट्रिपल फीस मैं उस प्रिंटिंग से निकालता हूँ। मतलब 11,000 की इन्वेस्टमेंट हुई। बस यही बात, आप अपने टैलेंट को या माइंड को यूटिलाइज कैसे कर रहे हैं,
काम मुश्किल नहीं है, लेकिन आपने एक सोच, आप उसको करने की कोशिश तो करें। वो हर सेमेस्टर का बोनस है, मतलब वो एक ऐसी अमाउंट, और उसके आफ्टर शॉक्स पे रहते हैं पूरे सेमेस्टर में, हर मंथ में। और मैक्सिमम टाइम ऐसे होता है कि जब मेरी सैलरी खत्म होती है, टूरिज्म का बजट खत्म होता है, तो मुझे बुक्स के ऑर्डर्स आ जाते हैं। अच्छा, अब यानी कुछ ना कुछ चलता रहता है, स्टॉप नहीं होता। देखें, ये जो यंगस्टर है ना, ये कहते हैं कि हमें एक जगह पॉइंट मिल जाए, हम उधर ही बैठे हैं और सब कुछ कमाएं, बस वहीं टिक लेकिन के आजकल वो सिनेरियो नहीं है। नहीं है। आप बिल्कुल अब मैंने ना मतलब अपनी 6-7 साइड्स रखी हुई हैं। एक साइड से इनकम रुकती है, सैलरी में से मसला आएगा, लेट कमिंग होगी या छुट्टी होगी तो डिडक्शन होगी, टूरिज्म से कंप्लीट होगी, अल्टरनेट कुछ ना कुछ अल्टरनेट। अब इसी तरह मेरे बड़े भाई हैं, तो वो उन्होंने मुझे हेल्प आउट किया थोड़ा सा, तो सीसीटीवी कैमरा या फायर सिस्टम के छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स हैं, मैं खुद तो नहीं जाता, लेकिन आउटसोर्स लोग वगैरह होते हैं, हम उनको प्रोजेक्ट दे देते हैं, अपना कमीशन ले लेते हैं, वो भी एक साइड इनकम है। एग्जैक्टली, बिल्कुल है। तो आप इस तरह लोगों के साथ, अब देखें जिन्होंने प्रिंटिंग प्रेस बनाई है, उन्होंने बना दी, आप उनको आउटसोर्स करो, प्रोजेक्ट्स लो, उनके पास जाओ, उनसे काम कराओ, डिलीवर करो। वही बात है जो हमारे कॉलर ने भी बात की, मौके बहुत है आपको, हर स्टेप पे आपको कुछ ना कुछ, कोई ना कोई आइडिया, कोई ना कोई मौका आपको जरूर मिलेगा। अब अपॉर्चुनिटी होती है ना, अपॉर्चुनिटी, हमारे जो यंगस्टर है ना, ये कहते हैं अपॉर्चुनिटी खुद चल के है। ऐसा मेरा मानना ये है कि मेरी फर्स्ट जॉब के बाद, फर्स्ट जॉब मेरे बाबा ने मेरी लगवाई, ठीक है, खुद तलाश करने पड़ते हैं मौके। उसके बाद अभी तक मैं कोई 9 to 12 जॉब स्विच कर चुका हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कुछ अल्लाह की तरफ से है, कुछ वालिदैन की दुआएं हैं, कुछ लोगों की दुआएं लग जाती हैं, तो नेक्स्ट जॉब तैयार पड़ी होती है। मतलब इधर से रिजाइन पुट किया या कोई मसला मसाइल हुआ, अगली जॉब रेडी है। तो मेरे साथ होता ऐसे ही यार है, यानी अब आप बेरोजगार नहीं बैठे। मतलब कोई भी यंगस्टर है ना, तो मैं रात को भी उनको समझा रहा होता हूँ, जो भी मेरे पास आता है, कि यार सब कुछ है पाकिस्तान में। exactly, जितने बड़े जो हमारे मगरमच्छ बैठे हुए हैं, ये कहाँ से कमाते हैं? पाकिस्तान से निकालते हैं। पाकिस्तान से, हम पाकिस्तानियों से तो निकाल रहे हैं। इससे पैसा खत्म ही नहीं हो सकता, आप कमा के देखो। मैं आज सुबह ही अपनी जो मेकअप आर्टिस्ट है उसको भी ये कहते हैं कि जितना पैसा हम पाकिस्तानियों के पास है ना, और इसी पाकिस्तान में है, और इसी पाकिस्तान के अंदर है, ये और बात है, हम निकालना नहीं चाह रहे। अब ये ट्रांसपोर्टर्स हैं, ठीक है, तो ट्रांसपोर्टर अगर आप उस फील्ड में भी जाते हैं तो थोड़ी गंदी फील्ड जरूर है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा साफ काम करें ना, आप अपनी 1-2 गाड़ियां, जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है, अगर आप वो हराम कमाने से बेहतर है 2-3 आप व्हीकल्स अपने लगाएं, आप इसी के साथ सारी जिंदगी बैठ के खाएं, आपका पैसा खत्म ही नहीं होता। अच्छा देखिए, आप अगर अपना कोई बिजनेस आप रन कर रहे हैं, आप जीरो से स्टार्ट करेंगे, और जीरो से ये आप सोच के स्टार्ट करें, मुझे हर्डल्स आ सकती हैं, मुझे इवन अपनी जेब से इन्वेस्ट करना पड़ सकता है, लेकिन हमारे अनफॉर्चुनेटली यूथ जो हमारी है, वो ये कहती है कि हमने अगर फर्स्ट स्टेप लिया है, हमने इन्वेस्ट किया है, तो अगले दिन ही हमें उसका ट्रिपल बिल्कुल प्रॉफिट मिल जाए, ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पे एक और पॉइंट भी है ना, कि हमारी यूथ सोचती है कि जब तक हमारे फ्लायर्स नहीं लगेंगे, कार्ड्स नहीं होंगे, पंफलेट्स नहीं होंगे, एडवर्टाइजमेंट नहीं होगी, तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? मेरी कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं हुई। बोलना चाहिए कि आप खुद ब खुद एडवर्टाइज होना शुरू हो जाए। अभी भी हमने कोई हाई लेवल पे ऑफिस नहीं बनाया हुआ, कोई एडवर्टाइजमेंट की हुई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छे ट्रिप्स करते हैं, अच्छा अकाउंट आता है हमारा। बिल्कुल, आपके कनेक्शन ऐसे हो जाते हैं कि आपको एडवर्टाइज की जरूरत नहीं पड़ती है। इकरा, अब आपसे हम बात कर लेते हैं। मुझे नहीं पता कि लोग क्यों कहते हैं कि आप बहुत बोलती हैं इस वक्त ये जुमला अवैस पे फिट जा रहा है कि ये जो है वो बहुत ज्यादा बोलते हैं। मुझे ये बताएं कि टाइटल है बातूनी का वो बाजी है मेरी एक तलगांग से देखिए अभी फिर इन्होंने आपका टाइम हाईजैक कर लिया मेरी स्पेस ले लेते हैं। बस आपको चाहिए ना कि आप इनसे छीनिए अपनी स्पेस। आपने अभी जिंदगी में कर रहे हैं ना, ये देखिए बॉयज को अपनी स्पेस बनाना आती है, वो आप गर्जी बना लेती है, वो हमारी एक बड़ा पार्ट है कि हम अपनी स्पेस देते हैं। मुझे ये बताएं आगे लाइफ में क्या करने का प्लान है, क्योंकि अब अगर आपके हम को पार्टनर की बात करें, ये तो माशाल्लाह से मल्टी टैलेंटेड है, हर मोड़ पे हर जगह कुछ ना कुछ कर रहे हैं। सो आपका मेरा यही है बेसिकली, तो ये ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाए इंशाल्लाह, एक ही साल है बस, ये हो जाए, फिर अपनी एकेडमी है वो सेटअप एक स्टार्ट किया हुआ है, वो तो लाइफ टाइम परमानेंट ही चलना है इंशाल्लाह। और उसके साथ से टूरिज्म में काफ़ी इंस्पायर हूँ खुद भी, तो मुझे ये होता है कि अगर काफ़ी फ्यूचर मैंने प्रमोट किया तो सिर्फ कंट्री में नहीं, आउटसाइड कंट्री भी टूर्स मैंने देखे हैं, बहुत से ग्रुप्स हैं जो लेके जाते हैं। इवन पाकिस्तान से ग्रुप्स इकट्ठा किया, मलेशिया जा रहे हैं, कभी कनाडा जा रहे हैं, तो वो एक होता है इंस्पिरेशन होती है। अच्छा अभी तक आपने पाकिस्तान के कौन कौन से एरियाज जो हैं वो विजिट कर लिए? मैंने आई थिंक मैं 10th क्लास में थी जब मैंने अपना फर्स्ट टूर मैं जाना चाह रही थी, वो मरी का था। फर्स्ट मैंने स्टार्ट, हाँ बचपन में वैसे पत्थर ही वो हमारे माइंड में था, मरी जाना है, मरी, हमने बस मरी देखना ही देखना है। उसके बाद लाहौर बहुत दफ़ा विजिट किया, लाहौर हो गया, मरी हो गया, सवात, मालम चौबा, फिर उसके बाद मुशकपुरी, मतलब जितने टूर्स हैं सब तकरीबन नॉर्दर्न एरियाज ऑलमोस्ट कवर हो चुके हैं। बस अब कश्मीर का मुझे खुद क्रेज़ है, एक कश्मीर और एक कराची रह गया। वो तो वादी जन्नत है नो डाउट, लेकिन हमेशा से होता है ना कि कश्मीर जाना है, कश्मीर जाना है, दिमाग में कोऑपरेटिव नहीं है, मैं ऑन एयर कहूँगा सीरियसली, मैं उनसे सख्त डिसअपॉइंट हूँ।
ओह, इस लिहाज से अगर केपी देखा जाए कि केपी की पुलिस बहुत मेहमान नवाज हैं, मेहमान बहुत, नवाज, even वो कोऑपरेटिव बहुत ज़्यादा है, बहुत, नो डाउट वो केपी अपने के लोग हैं। मेहमानों की कदर करते हैं। इवन मैंने देखा है, मेरा कुछ एक्सपीरियंस हुआ है वो, अगर अब की टूर का तो मुझे आइडिया नहीं, बट एक सिंगल के लिहाज से बात करूँ, आपसे पैसे नहीं लेते कि आप हमारे मेहमान हैं। मेरा जो एक्सपीरियंस हुआ है कि आप हमारे मेहमान हैं, वो कुछ गर्ल्स होने का बेनिफिट भी मिल जाता है। अब उन्हें अपना पॉइंट मिला है। एग्जैक्टली। हाँ, कुछ एरियाज के हैं लोग। अगर मैं मरी की बात करूँ, जैसे अब मरी वालों का बासी का वो कहा जाता है ना, कि ये भी थोड़ा सा है, कोऑपरेटिव नहीं है, इनका भी ये चीज़ है। इस्लामाबाद में कुछ एरियाज है ना, वहाँ पे हमने नोटिस किया, एक दफ़ा मैं भाई के साथ जा रही तो पेट्रोल बाई चांस खत्म हो गया, मैंने चेक नहीं किया। अच्छा। तो अब हम देख रहे कि भी इतना दूर हमने ट्रैवल करना है, का ये गाड़ी चलाते जाना, पेट्रोल नहीं देखना कि खत्म होने वाला है। मैंने भाई कह रहा पता नहीं इतना दूर अब हम पैदल चल के जाएंगे फिर मिलेगा वहाँ। मतलब एट इंस्टेंट उसी मोमेंट पे 2 बाइक्स वाले रुके और उन्होंने वो पेट्रोल फिल करके हमें दिया, मतलब कि आप लोग हमसे ले लो ये वो। मुझे भाई कहता है हम दोस्तों के साथ होते हैं, हमारा कई दफ़ा पेट्रोल खत्म हुआ, खुदा की कसम आज तक किसी ने नहीं पूछा। लड़कियों ने का फायदा हो गया, इज्जत करते हैं, किसी ने नहीं पूछा। हम टूरिज्म पे भी अप्लाई करते हैं। अच्छा। जब हमें थोड़ी हाइकिंग करनी पड़ जाए ना, वहाँ पे जीप्स जा रही हों या गाड़ियाँ जा रही हों, तो फीमेल को आगे कर दिया। नहीं, हम फीमेल के ग्रुप के साथ चल रहे होते, तो वो लिफ्ट बड़ी इजीली कि हमें यहाँ से लिफ्ट मिल जाएगी। इवन लास्ट टाइम मालूम जब हम गए तो मैं अवैस और हमारे साथ एक और लड़की थी जोहा, मतलब वो हमारे ऐसी टूरिज्म, वो भी टूर के लिए आई हुई थी। तो हम चल के जा रहे, इवन हमारे पीछे ग्रुप था 4 लड़कों का, उनके लिए गाड़ी नहीं रुकी और वो गाड़ी फ्रंट आके हमारे लिए रुकी। क्या बात है, आपको छोड़ा था। प्लस पॉइंट। हाँ, अच्छा मुझे ये बताएं इकराम, यहाँ ये ज़रूर बात करना चाहूँगी, हम पाकिस्तानियों की बात करें, अगर हम यहाँ आप नॉर्मली इस्लामाबाद में या किसी अदर शहर, यूनिवर्सिटी, कॉलेज के अंदर या मार्केट या कहीं भी पार्क्स के अंदर देखें, डस्टबिन लगी होती है, हम खा के रैपर साइड पे फेंक देंगे, डस्टबिन में नहीं। अगर इस तरह जो टूरिज़्म की बात करें, वहाँ ऐसे जो कुछ मकामात हैं जहाँ लोग जाते हैं विज़िट करने के लिए, सैर तफरी के लिए, वहाँ भी ये चीज़ें बड़ी हमें कॉमन देखने को मिलती हैं। क्या हम अपने क्योंकि ये मुल्क हमारा घर है, तो क्या हम अपने घर को साफ़ नहीं रख सकते? क्या आप जिस जगह पे घूमने जाते हैं, फ्रेश होने जाते हैं, इंजॉय करने जाते हैं, उसी जगह को आप खुद अपने हाथों से गंदा करके आ रहे हैं? मतलब ऐसा ही है, मैं खुद भी इस चीज़ को, मैं आई थिंक फर्स्ट टाइम ये थी तो मैंने एक पोस्ट देखी थी बहुत पहले, उसमें था कि माइंड मेंटालिटी होती है ना, उसका डिफरेंस होता है कि आपका माइंड सेट कैसा है। अब एक इंसान है वो कहता है वो देखो कूड़े वाला जा रहा है, मतलब ये वो जो कूड़े उठाने वाले हैं, और एक वो इंसान है जो आपको कह रहा है नहीं बेटा ये सफाई वाले हैं, कूड़े वाले तो हम कूड़े वाले हम हैं, मतलब ये कचरा फैलाने वाले हम हैं, ये सफाई वाले हैं जो इस वक्त सफाई कर रहे हैं। ये आई थिंक इवन कल हमारे गेस्ट आए थे, उन्होंने भी यही बात की, उन्होंने कहा कि ये घर से तरबियत शुरू हो रही है कि बाहर जो लोग आते हैं हम उसको कहते हैं बेटा जाओ भाई कूड़े वाला है, कूड़े वाला है, नहीं कहना चाहिए, वो सफाई वाला है, कूड़े वाले आप हो। गंद तो हम डाल रहे होते हैं, वो तो हमारी जिंदगी को साफ करता है, वो हमसे बेहतर हुआ, बहुत बेहतर है वो हमसे वो बेहतर है, जिससे हम बात नहीं करना चाहते, जिसको हम अपने साथ बिठा के खाना नहीं खिलाना चाहते, हाथ नहीं मिलाना चाहते, हम जिसको कुछ समझते नहीं, इतनी हकारत की नज़रों से देख रहे होते, वो हमसे बेहतर है। इवन मैं कहती हूँ कि ऐसे एजुकेशन का भी फिर फ़ायदा नहीं है, वो इसे कहते हैं ना वो पढ़े लिखे जाहिल एक वर्ड टर्म यूज़ होती है, शायद इन्हीं हमारे जैसे लोगों के लिए होती है। इवन आप वो खुद पढ़ रहे हो कि गंदगी नहीं फैलानी, जैसे होता है वो दीवार पे लिख देते हैं कि सफाई निस्फ ईमान है, बचपन से पढ़ रहे हैं, तो कितनी हम सफाई का ख्याल रखते हैं, हम तो खुद गंदगी फैला रहे होते हैं ऐसी जगहों पे जहाँ हम विजिट के लिए जा रहे हैं, घूमने फिरने जा रहे हैं, जो इतनी खूबसूरत जगह। पैगाम क्या देंगी नाज़रीन को? सबसे पहले ये मतलब इससे पहले कोई चीज़ ऐड करना चाहूँगी, जैसे वो पाकिस्तानी होते हैं ना कि मशहूर है कि ये दीवार पर ही लिख देते हैं, दीवार पर लिखना मना है। हाय हाय ये कुछ फनी जिस काम से रोका जाएगा हम वही करेंगे। जिस दीवार पर लिखा होगा यहाँ कूड़ा नहीं फेंकना, आप देखेंगे कूड़ा वही होगा, जहाँ लिखा होगा पार्किंग मना है वहीं पार्क होगा। ओह माय गॉड, यानी हम वो लोग हैं अनफॉर्चुनेटली जिससे मना किया जाए हम वही करते हैं। अब ऐसा आपका पैगाम? मेरा पैगाम लास्ट पे यही है कि यंगस्टर के लिए कि यार आपको अगली सांस का नहीं पता, अगली सांस क्या है, तो आज को जीना स्टार्ट कर दो, कल खुद अच्छा होता जाएगा। क्या बात है, बस यही। बहुत शुक्रिया वैसे आपका इकरा, आपका आज आप बहुत कम बोली हैं, वैसे आपसे बाजी ले गए। मैं हर दफ़ा लेता हूँ आदत। ग्रेट, बहुत अच्छा लगा आप दोनों से बात करके, बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन रही। यकीनन नाज़रीन ऐसे यंगस्टर्स को बुला के उनके साथ डिस्कशन करना, उनकी पैशन, उनके काम को, उनके प्रोफेशंस को आपके साथ डिस्कस करने का मकसद यही होता है कि आप लोग भी आगे बढ़ सकते हैं, आप लोगों में भी टैलेंट है, आप लोगों में भी ऐसी स्किल्स मौजूद है, बस उसे समझें, उजागर करने की कोशिश करें, उन्हीं लोगों की तरह आप भी खुद को कामयाब बना सकते हैं। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, कल फिर आएंगे और ज़बरदस्त मौज़ूआत के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। अल्लाह निगहबान।